हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड वॉइस इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? अस्सलाम एक बार वालेकुम सर। चेक कर लेना, पहले मेरी वॉइस चेक कर लेना अच्छे से आ रही है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ना? आवाज जा रही है सर। सही जा रही है? आप लोगों की भी अच्छे से आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है ना? कोई यस एको सर, तो आपकी नहीं? आ रही है सर। कोई एको नहीं है? बिल्कुल सही आ रही है, कोई कट नहीं है? सही है ना? क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाता है ना लेक्चर, फिर आपको प्रॉब्लम होती है कई बार बाद में। अभी बताओ, बिल्कुल सही है ना? अच्छे से आ रही है ना? जी सर, अच्छे से आ रही है। चलो, जय श्री बहुत राम बढ़िया। सर। जय श्री राम बच्चे। वेरी गुड सर। इवनिंग, वेरी जय गुड श्री राम इवनिंग। सर। जय और श्री कैसे राम। हो सर? अस्सलाम मैं वालेकुम बिल्कुल सर। ठीक हूं बच्चों, आप सही हो? यस सर। ओके, ग्रेट। सो सेटल हो जाए एक बार अपनी अपनी सीट्स पे। अस्सलाम कल वालेकुम सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जस्ट फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। याद आ रहा है क्या फॉर्मूला पढ़ा था? उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। आज का लेक्चर यहीं से आगे लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडी के साथ, मतलब कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो हम सीखने वाले हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम का ही अगला वर्जन है ये, ठीक है ना? जो हमने डिस्क्रीट मास सिस्टम सीखा था उसी का अगला वर्जन है कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? ओके, बस एक बार मैं आपको रिकैप कराऊंगा कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, कोई कुछ कह रहा है बीच में? मेरी वॉइस आ रही है? आप अपना माइक म्यूट करें। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तक अपना माइक म्यूट रखेंगे। ओके, स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। सेटल हो जाओ एक बार अपनी अपनी सीट्स पे। पूर्णिया में भी सारे बच्चे अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। कटक, ठीक है, बैठ जाओ भाई अपनी अपनी सीट्स पे। ओके ओके ओके। ओके, ठीक है। जो नहीं यूज कर रहे माइक, अभी आप अपने माइक को म्यूट रखेंगे। जब हम बोलेंगे, जब मैं बोलने के लिए कहूं तब आप बोलना बच्चे, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो याद करो हम लोगों ने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस बॉडी पढ़ाऊंगा। अगर टाइम मिला तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे चर्चा करेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिला तो आज ये चर्चा स्टार्ट हो जाएगी, जो मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि अभी हमारा काफी टॉपिक इसमें भी बचा हुआ है। बट अगर टाइम मिला तो मैं स्टार्ट करा दूंगा ये। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रिकैप कि हम लोगों ने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था। क्या ये फॉर्मूला याद है? अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 x1 m2 x2 टिल mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल mn, ठीक है? ओके, कहीं से आवाज आ रही है, किसी का माइक होना है या तो हल्का सा, थोड़ा अपना माइक बंद करें वहां से जब तक यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। सो ये मेरा एक्सीएम का फॉर्मूला है। क्या वाईसीएम का फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी तरीके से होता था? वाईसीएम के फॉर्मूले में भी हम लिखते थे m1 y1 m2 y2 टिल mn yn टिल mn yn और डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। और कहां तक ऐड करते हुए जाते थे बेटा इसको? जितने भी मासेस हैं mn, ऐसे ही जेडसीएम निकालते थे। तो ये एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम निकालने का तरीका था, ये हमने पढ़ा था। इन शॉर्ट हम इसको समेशन की तरह भी एक्सप्रेस करते थे, आपने देखा था, mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi, और i की वैल्यू हम 1 से लेके n तक ले जाते थे, 1 से लेके n तक ले जाते थे। दिस इज एक्सीएम। ऐसे ही वाईसीएम और ऐसे ही जेडसीएम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही हम बस यहाँ वाईसीएम लिखेंगे तो यहाँ वाई आई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय सेम चीज है ना, डिवाइडेड बाय नीचे एम आई आना है, सॉरी नीचे क्या आना चाहिए आपका? एम आई, एक्स आई नहीं आएगा। नीचे क्या आता था आपका? एम आई। टोटल मास करते हैं ना तो नीचे क्या आता है हमारा? एम आई। तो ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, ठीक है ना? ये याद आ रहा है सबको? ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, हमने टू बॉडी सिस्टम वाला भी पढ़ा था, है ना? हमने टू बॉडी वाला सिस्टम भी पढ़ा था। फिर मैंने कहा था आज मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या कराऊंगा, आज मैं आप लोगों को शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, है ना? हमने कहा था ना आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, और मैंने कहा था कि उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले उस पर चर्चा करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास।
सो बच्चों एक चीज समझना ध्यान से, आप लोग मेरे साथ ही रहना, जैसे जैसे मैं पूछता जाऊं मुझे जवाब देते रहना। अगर ये मास मेरा m1 है और मैं यहां मान लेता हूं यहां पे मेरा दूसरा मास m2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या इधर हो सकता है, यहां हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास? पॉसिबल है? बताओ, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, यहां हो सकता है, यहां या फिर यहां या फिर यहां या फिर यहां, हो सकता है क्या यहां सेंटर ऑफ मास इसका? नो सर। नहीं हो सकता। कहां हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास? एक लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है। एग्जैक्टली, तो आप बोलोगे सर एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, हमेशा सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। तो यानी कि मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो हमने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लोकेटेड है, तो यहां मैंने सी लिख दिया, मतलब आपको पता चल गया यहां इसका सेंटर ऑफ मास है। अब हम क्या करते हैं, अब हम शिफ्टिंग करते हैं। मैं मान लेता हूं मैंने M2 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, मैंने M2 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, इसको कितना शिफ्ट किया मैंने, मान लो यहां से इसको लिख दिया मैंने डेल्टा x2 शिफ्ट किया, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये मेरा M2 यहां पे आ गया, तो M2 कहां पहुंच गया? आगे की तरफ। तो इसको राइट साइड ले जा रहे हो तो ये शिफ्ट पॉजिटिव रख सकते हो आप, इसको डेल्टा x2 लिख सकते हो या सिंपली x2 लिख सकते हो। आप कह सकते हो सर यहां कुछ शिफ्ट किया है, आप इसको कुछ शिफ्ट को नाम दे दो D2। चलो, कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया इसको? D2। और D2 पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड शिफ्ट किया है, तो जब मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो मैं पॉजिटिव शिफ्ट बोलूंगा, जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव। चलेगा ना? तो अगर मैं इसको राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मैंने इसको पॉजिटिव शिफ्ट किया D2, और मान लो M1 को भी मैंने कुछ यहां की तरफ शिफ्ट किया और मैंने इसको कितना शिफ्ट किया? D1। तो D2 और D1 यहां दोनों पॉजिटिव होंगे, M1 को मैं यहां ले गया और M2 को यहां ले गया। अब आप पूछना चाहोगे सर सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, है ना? यहां पे आपका कितना शिफ्टिंग आएगा, सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्टिंग आएगा, हम ये निकालना चाहते हैं। व्हाट विल बी द शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब आप डीसीएम पूछना चाहते हो कि सर सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट हुआ। D1 क्या है? शिफ्ट इन M1। D2 क्या है? शिफ्ट इन M2। और डीसीएम का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास कहां गया सर, सेंटर ऑफ मास कितना खिसकेगा। ठीक है ना? लास्ट क्लास में भी इसी क्वेश्चन पे छोड़ा था ना मैंने। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंपली हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं, जैसे हमें एक्सीएम का फॉर्मूला पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है एक्सीएम का? दो बॉडी सिस्टम में हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये हमारा एक्सीएम का फॉर्मूला है। ऐसे ही एक फॉर्मूला शिफ्टिंग में भी आएगा, यानी कि कितना आपका एक्सीएम शिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा जो शिफ्ट है। तो शिफ्ट में भी आप सेम फॉर्मूला बना सकते हो, यानी कि यहां शिफ्टिंग के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो डीसीएम, और जहां आपका x1 है इसकी जगह क्या लिख दोगे? m1d1, और जहां आपका x2 है इसकी जगह लिख दोगे m2d2, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? m1 प्लस m2। तो सेम फॉर्मूला शिफ्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूंगा, अगर मैं इसमें शिफ्ट करूंगा D1 का, इसमें D2 का करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा, और ये सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी कि ये फॉर्मूला आपको शिफ्ट में लगाना है। और अगर D2 पॉजिटिव है इसका मतलब है वो राइट साइड शिफ्ट किया गया है, और D1 पॉजिटिव है इसका मतलब इसको भी राइट साइड शिफ्ट किया है। तो अगर मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करूं तो D1 आप पॉजिटिव रखोगे, इसको राइट साइड शिफ्ट करूं तो D2 को भी पॉजिटिव रखोगे। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो D2 की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो D1 की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को लिख दो, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको दो तीन केस कराऊंगा, आप सबसे पहले तो लिख लो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ एक्सीएम क्या होता था, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते थे। x1 इसकी पोजीशन थी, x1 इसकी पोजीशन थी x1, 0, इसकी कुछ पोजीशन थी मान लो x2, 0। ठीक है ना? तो पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं। D1 इज द शिफ्ट इन द पोजीशन, D2 इज द शिफ्ट इन द पोजीशन। चाहो तो यहां मैं साइड में लिख भी देता हूं, D1 क्या है, D2 क्या है, DCM क्या है। D1 क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ M1, और ऐसे ही D2 क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ M2, और DCM क्या है अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में जितना शिफ्ट हुआ है उसको DCM कह रहे हैं। अगर फॉर्मूला अभी भी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन करने से क्लियर होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से नहीं समझ पाते, बट जब सवाल करते हैं तो चीजें ज्यादा चमकती हैं। तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन आएगा, फिर आप उस क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो अपना आप क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला।
पर थोड़ा सा तेजी दिखा के आप फॉर्मूला जल्दी से नोट करेंगे। एक क्वेश्चन दूं? अगर फॉर्मूला लिख लिया हो तो एक क्वेश्चन दूं? एक बार थम्स अप कर दो अगर ये Yes, फॉर्मूला sir. लिख लिया है बेटा। थोड़ा सा तेज लिखो बच्चे, बहुत स्लो लिखते हैं कई स्टूडेंट्स। आपको स्पीड बढ़ानी है ना? स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो फिर Oh, sir. एग्जाम में कैसे करोगे पेपर सॉल्व? स्पीड बढ़ानी है। डन? No. Done, sir. ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स एंड देन आई विल राइट। मैं सीधा क्वेश्चन पे ले आऊंगा आपको। इस फॉर्मूले को लिखने में 2 सेकंड लगते हैं, इतनी देर नहीं लगती है। जल्दी से लिखो, क्विकली, फास्ट। अब तो कमेंट्स में भी बच्चे लिखने लग गए हैं, सर आप स्लाइड बहुत जल्दी हटा देते हो। ए यार, तुम लोग तो भाई साहब छोड़ते नहीं हो कहीं भी टीचर को, है ना? कमेंट्स तक में लिख दिया कि सर स्लाइड बहुत जल्दी हटा देते हैं। चलो, ओके। अब अगर मैं आपको एक सवाल दूं, ध्यान से समझना, सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक सवाल दिया जा रहा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, आपके पास 2 मासेस हैं। यहां आपके पास एक मास है m1 जो कि 2 किलोग्राम का है, और यहां पे एक मास है आपके पास m2 जो कि आपको 6 किलोग्राम का नजर आ रहा है। ठीक है ना? और हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं पता, और इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, यहां होगा सेंटर ऑफ मास इसका, कहीं यहां होगा, मुझे नहीं पता कहां है, बट कहीं तो होगा। ठीक है ना? चलो, कहीं ना कहीं तो होगा सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया m2 को आपने यहां से शिफ्ट किया है राइट साइड। m2 को आपने यहां से शिफ्ट किया है राइट साइड 4 सेंटीमीटर, और m1 को आपने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड। इसको शिफ्ट किया आपने लेफ्ट साइड, और इसको शिफ्ट किया है आपने 2 सेंटीमीटर। सो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास में कितनी शिफ्टिंग आएगी। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा आपको बताना है। m1 को लेफ्ट साइड ले गए हैं 2 सेंटीमीटर, और m2 को राइट साइड ले गए हैं 4 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट होगा, राइट होगा, और कितना होगा आपको बताना है। ये भी बताना है लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, और ये बताना है कि कितना शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप थोड़ा ध्यान से दो, बट डायरेक्शन भी देखो। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखो, कोई नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव। सर आ गया आंसर। क्या आंसर आया? बोलो। 3.5 होगा क्या? लेफ्ट या राइट? 2. लेफ्ट या राइट ये भी देख के बताओ आंसर में। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइट। सर राइट साइड। सभी बच्चे बताओ शिफ्ट का फॉर्मूला क्या लगाया? चलो यहां देखो, सब देखो। M1 D1 प्लस M2 D2 by M1 प्लस M2। ठीक है, तो बच्चों यही फॉर्मूला भी हमने बताया था। 3.25 आएगा। चलो अभी मैं बता रहा हूं। अब आप लोग थोड़ी देर से क्वाइट हो सकते हैं ताकि बाकी बच्चे सुन लें। ठीक है ना? मैंने सुन लिया, आप लोगों ने आंसर तो किया, वेरी गुड। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, चेक करते हैं कि सही है आपका आंसर या नहीं। ठीक है, लेट्स जस्ट चेक। क्या यही फॉर्मूला था बच्चों? यही फॉर्मूला था ना हमारा। अब हम क्या करेंगे, m1 की जगह कितना डाल सकते हैं? 2 kg। और d1 कितना डालेंगे? कौन बताएगा? d1 कितना है? -2 डालना है ना? d1 को नेगेटिव डालना है, -2 डालना है। और m2 कितना डालें यहां से? 6, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 8। -4 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ये कितना आ गया? बोलो 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 बोलो, कितना आ गया ये? 20/8। 20/8 यानी कि कितना आ गया? 2.5। 2.5। और पॉजिटिव आया है ना, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो रहा है? हम समझ गए, सेंटर ऑफ मास राइट साइड शिफ्ट कर रहा है। यहां से हम समझ गए कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। और कितना शिफ्ट हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर। आ गया ना समझ में सभी को? एक और दूं, एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना? इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, जिसका रह गया है, जिसको आ गया समझ में बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर ये क्लियर हो जाएगा। डन? नोट कर लिया होगा? Done. Done, sir.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं दो मासेस ले रहा हूं, मान लो एक मास यहां पे है, एक मास इधर है, ठीक है ना। और यहां का इनका सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो इसको मैंने m1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया ये मेरा 6 kg है, और ये मेरा m2 है, ये मेरा 2 kg है, ठीक है। और m1 को मैं नीचे ले गया 2 सेंटीमीटर, और m2 को ऊपर ले गया मैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, अप डाउन, और कितना शिफ्ट होगा ये सोचो। तो ऊपर की तरफ और -3/4। अगर आप ऊपर की तरफ बोल रहे हो और -3/4 बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप इसमें सबसे पहले ये सोचो, आप अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो, पहले तो ये सोचो। आप नीचे वाले को पॉजिटिव बोल रहे हो या ऊपर वाले को पॉजिटिव बोल रहे हो, एक चीज सोच के करो। सर नीचे वाले को पॉजिटिव। आप नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो तो ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर ये याद रखना, अगर आपने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा फिर, है ना। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप नीचे वाली साइड को पॉजिटिव मानना चाहते हो तो उस हिसाब से आपका ये +2 बनेगा और ये -3 बनेगा। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अब फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं, डीसीएम का फॉर्मूला देखते हैं। तो m1 कितना है हमारे पास 6, और इसका शिफ्ट कितना लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने नीचे वाली डायरेक्शन को कैसे माना है, पॉजिटिव, तो इसका शिफ्ट पॉजिटिव होगा ना, तो इसका शिफ्ट कितना हो जाएगा +2 प्लस ये क्या है मेरा, इसका मास कितना है बोलो बच्चे, 2 है, और इसका शिफ्ट कितना लेंगे, -3 या +3, -3, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो आप बोलोगे ये हो गया मेरा -3, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितने अपने पास, जल्दी से बोलो। 6 + 2 8, यानी कि 12 - 6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/8, यानी कि 3/4। आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे गया या ऊपर, नीचे की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ मास नीचे गया है। सर अगर नेगेटिव आंसर आया तो क्या वो गलत हो जाएगा? अगर आपका आंसर यहाँ नेगेटिव आता है, जैसे देखो मैं इसी केस में अगर यहाँ 3 की जगह मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर नेगेटिव आने लगता। इसका मतलब क्या होता है, आंसर आपका ठीक आ रहा है, फिर वो नेगेटिव आ रहा है। मान लो आपका आंसर -3/4 आता है, इसका मतलब आपने सॉल्व तो सही किया है, पर माइनस का मतलब है कि वो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर रहा है, ऊपर। गलत नहीं है आंसर, आंसर सही है। नेगेटिव आया तो उसका मतलब ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ये माना है, नेगेटिव है ना, गलत नहीं है वो आंसर फिर भी, ठीक है ना। आया समझ में? यस सर। तो आप इसलिए पहले डायरेक्शन डिक्लेयर करते हो कि डाउनवर्ड कैसी है और अपवर्ड कैसी है। आप पहले डायरेक्शन को डिक्लेयर करो, फिर आप आंसर देखो। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड जा रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो अपवर्ड जा रहा है, इस हिसाब से, ठीक है। यस, कोई कुछ कह रहा था बच्चे? सर अगर हम लोग ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे, नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव ही लिया बेटा, हाँ ऐसे ही तो लिया। सर नीचे वाले को पॉजिटिव। हमने देखो लिखा तो है, आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन मैं पूछ रहा हूँ सर, उसको अगर हम लोग लेंगे तो चलेगा? चल अपने देखो, हिसाब आपको फाइनली क्वेश्चन में तो यही बताना होगा ना ऑप्शन में कि सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब आपकी चॉइस, आप तो फाइनल आंसर का कंक्लूजन बताओ मुझे, क्या मैं तो आपसे सीधा कंक्लूजन पूछ रहा हूँ, मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क थोड़ा पड़ता है। आप बस मुझे ये बताओ फाइनली नीचे जाएगा या ऊपर, तो आप अपने नीचे हिसाब से जाएगा। सोचो। आपने कहा सर मेरी साइन कन्वेंशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव थी, अपवर्ड नेगेटिव थी, मेरी कन्वेंशन तो सर ये थी, तो मेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे ही गया होगा, क्योंकि मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था। अब आप में से कोई बच्चा ये भी तो कर सकता है, वो कह सकता है नहीं सर मैं उल्टा करता हूं, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मानता हूं, पॉजिटिव, और नीचे वाले को नेगेटिव, तो सब कुछ बदल जाता ना। फिर यहां से ये क्या बन जाता, बोलो 6 × -2, और ये 2 × +3 आता, फिर आपका आंसर क्या आता, -12 प्लस, और यहां से नेगेटिव आ जाता, तो भी आंसर तो ना बदल जाता, -3/4 आता, बट माइनस का मतलब क्या है, डाउनवर्ड, माइनस का मतलब है डाउनवर्ड, तो आपके केस में अब आपने माइनस को डाउन माना है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो भी आंसर तो सेम ही था ना। तो वैसे हमें साइन कन्वेंशंस क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे कि हमें खुद लेट करने नहीं, क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ये देगा कि सेंटर ऑफ मास 3/4 अप डाउन। अब आपको ये सोचना है आंसर क्या है, उसमें साइन कन्वेंशन तो देगा नहीं ना क्वेश्चन में, आपको Okay, बस ये sir. सोचना है अप या डाउन। तो आप जो मर्जी साइन कन्वेंशन क्वेश्चन में यूज करो, उसके हिसाब से सोचो आंसर क्या आ रहा है,
ठीक है। Yes, sir. ओके, अब मान लो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपके पास यूनिफॉर्म रॉड दे दे। देखो यहां दो रॉड्स हैं, क्या आपको नजर आ रही हैं? यहां आपको दो रॉड्स नजर आ रही होंगी। एक रॉड ये है ना, और मैंने मान लिया इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई मैंने मान ली L है, और दूसरी रॉड ये ले ली और मैंने मान लिया इसकी लंबाई भी L है। सेम लेंथ है दोनों रॉड की, दोनों रॉड की लंबाई मैंने ऑलमोस्ट सेम ले ली, ठीक है ना। अब ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है या कॉन्टिन्यूस है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस? Continuous. कॉन्टिन्यूस है ना। पर अब मुझे ना इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मतलब एक रॉड ऐसी है और एक रॉड ऐसी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा? इसके लिए हम लोगों को ना पहले ये तो पता है ना, इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बताओ, इस पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एक यूनिफॉर्म Center रॉड पे. उसके सेंटर पे। तो आप क्या Geometric कहोगे? center. है ना, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। आप कहोगे सर ये पूरी जो रॉड है इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है। तो ऐसे ही इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसके ज्योमेट्रिकल बीच सेंटर में. पे, यहां आ जाएगा। तो अब आप क्या कहोगे? सर एक काम करते हैं, इन दोनों रॉड्स को मिटा देते हैं, ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी, और सिर्फ हम ये डायग्राम बनाते हैं, एक इधर है और एक इधर है ना। अब इनके बीच में दूरी कितनी है, क्या बता सकते हो? कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? बता पाएगा कोई मुझे? कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? L/2. L/2 दिख रहा है ना क्वेश्चन में। बाय डिफॉल्ट अगर ये लेंथ L है तो ये कितनी होगी? L/2 होगी। तो यानी कि सर ये तो क्वेश्चन वही बन गया। अब इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m होगा। तो इसका मास कितना हो गया यहाँ? m। और इसका मास कितना हो गया बोलो? m। तो फिर क्या बता सकते हो? अब ये डिस्क्रीट मास जैसा बन गया क्या? सोचो क्वेश्चन क्या ये डिस्क्रीट मास जैसा नहीं बन गया? बना या नहीं बना? सोचो। अब आपके पास तो ये दो Yes, पॉइंट sir. मास हो गए ना बेटा, क्योंकि इस पूरे को आप एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, इस पूरे को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो। अब आपके पास एक्चुअली क्या बन गए? दो पॉइंट मास बन गए। और मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस आपका कितना है बेटा? L/2। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अब तो ऑब्वियस है ना, ये दोनों मास अगर सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा बोलो? यहां पे होगा ना, है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो? L/4। आया समझ में? यानी कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं होगा। कितनी हाइट पे होगा दिख रहा है आपको? L/4 पे। बस मुझे इतना बताओ बच्चों, अगर मैं यहां ओरिजिन चूज कर लूं तो क्या आप मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोच के? क्या इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास कहां है? अगर ओरिजिन यहां बोल दिया जाए कि सर ओरिजिन यहां है। अरे ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है। ये डिस्टेंस सोचो कितना है? Plus 0. ये पहले सोचो ये डिस्टेंस कितना है? Sir, L/2. और ये कितना है? L/4. तो टोटल कितना हो गया बता सकते हो? 3L/4 है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3L/4। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके बोलो? 0, 0,3 0,3L/4। वाई एक्सिस पे हो ना आप, एक्स एक्सिस पे थोड़ा ना हो। हाँ, sir. 0,3L/4। आया समझ में ये सबको? नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया बच्चों? No, sir. चलो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। मैं यहां लिख भी देता हूं। ये क्या है? ऊपर वाली रोड का सेंटर ऑफ मास, ऊपर वाली रोड का COM। ये क्या था? ये नीचे वाली रोड का COM है ना। ये नीचे वाली रोड का, ये नीचे वाली रोड का COM है। फिर हमने क्या किया? रॉड को हटा दिया, है ना। फिर हमने क्या किया? रॉड को हटा दिया COM से। मतलब हमने सिर्फ रॉड के सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर लिया।
इस पूरी रोड को मिटा के उसका सेंटर ऑफ मास, इस पूरी रोड को हटा के इसका सेंटर ऑफ मास, और इनके बीच की दूरी आपको दिख रही है L/2 है ना। फिर ये डिस्क्रीट मास सिस्टम बन गया। आप देख सकते हो ये किसकी तरह बन गया, डिस्क्रीट मास जैसा हो गया, डिस्क्रीट मास वाला प्रॉब्लम बन गया, है ना, जैसे डिस्क्रीट मास वाला होता है। और ये तो आपको अच्छे से आता है ना, अब तो ये अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एक और एक ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन दिखाऊंगा, पर मैं चाहूंगा उसमें दिमाग सबका चले, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि सर लर्न नहीं कर पाए, बट लर्निंग तभी है जब आप का एंगेजमेंट है। अगर आप एंगेज नहीं हो रहे हो लेक्चर में, सिर्फ बैठ के आप आसपास वालों की बातें सुन रहे हो, गप्पे मार रहे हो, कभी कुछ नहीं सीखोगे बेटे, ठीक है ना। सीखना है, बोलना है आपको, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको अच्छे से? Yes, sir. जी सर। ओके, Yes, sir. अब मैं आगे चलू ना? जी सर। Yes, sir. चलो जी देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इस सवाल में हल्का सा चेंज कर रहे हैं, और सभी को पहले सोचना है, सोच समझ के बोलना है, ठीक है। पीछे वाला स्लाइड में समझ में नहीं आया। क्या चीज बच्चे, क्या नहीं समझ में आया? 0,3 L/4 जो है वही। बेटा ये डिस्टेंस आपको, आप सोचोगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये यहां से सेंटर तक डिस्टेंस कितना था, बोलो बोलो बोलो। L/2 और यहां तक कितना था? L/4 आपको बस ये जोड़ना है, और मैं अगर इतना सा काम आपको कहूं तो आप नहीं करोगे, है ना। L/2 और L/4 को नहीं जोड़ोगे, और आप बोलोगे सर समझ नहीं आया मुझे, है ना। आगे समझ में। पिटाई हो जाएगी, बहुत पिटाई होनी चाहिए तुम्हारी Thank you, ठीक है। sir. अरे थोड़ा सा करो, तभी तो मैंने कहा, देखो आप करते नहीं हो ना, फिर आप कहते हो कि सर समझ नहीं आया। देखो समझ में आया होता है, बस हम लोग हाथ नहीं चला रहे हैं। कोशिश करो, कोशिश करते रहोगे तो होता रहेगा, ठीक है ना। ओके, बताने को तो मैं सब बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं मैं ना बताऊं, मुझे वो दिन ना देखना पड़े, आप मुझे बताओ सर ऐसे करेंगे, सर देखो हमें आ गया, ठीक है ना। मैं बहुत खुश होऊंगा उस दिन जब आपके आंसर ज्यादा आएंगे। तो अगले क्वेश्चन में मैं चाहूंगा आप लोगों का एंगेजमेंट ऐसा ही हो। देखते हैं, मैंने यहां क्या किया, एक रॉड लिया, ठीक है ना। अपने दिमाग से बताना, आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, ठीक है ना। एक रॉड है, मैंने इसकी लंबाई मान ली L, ठीक है ना। मान लो किसी भी मेटल की ये रॉड है, इसकी लंबाई L है, इसका कुछ मास मान ले बच्चों, मैं इसका मास मान लेता हूं, M मान लेता हूं। ऐसी ही दूसरी रॉड यहां से जा रही है, बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली यहां से जा रही है, बट इसकी लंबाई ज्यादा है। इसकी लंबाई मैंने कितनी ले ली, 2L ले ली, ठीक है। और मैंने यहां ओरिजिन ले लिया, और मैं आपसे चाहता हूं आप इसका सेंटर ऑफ मास सोचो, ठीक है ना। आप सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। आप कहोगे सर ऑलमोस्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है। पहले आप मुझे ये बताओ, इसकी लंबाई L है और इसकी 2L है, दोनों सेम रोड है ना। दोनों मान लो अगर ये आयरन की है तो ये भी आयरन है। अगर इसकी लंबाई L है, इसकी 2L है, क्या दोनों का मास बराबर होगा या कुछ और होगा? इसका मास भी M होगा या कुछ और होगा? सोचो, कमान यार, ये तो बता दो, ये तो बहुत छोटी सी बात पूछी है मैंने। अरे इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई 2L है, इसका मास M है, तो इसका मास भी M होगा या कुछ और होगा? ये भारी नहीं है, दुगना होगा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों आपने दोनों आयरन की रोड है, एक जैसी दिखने वाली रोड है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी 2L है, इसका मास M है तो इसका 2M है। इसका मास कहां होगा? इस पूरी रोड का मास कहां लगा सकता हूं, बोलो। इस वाली रोड का ऊपर वाली का मास कहां रख सकता हूं, बोलो 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 बोलो। इसके बीच में, बिल्कुल। और इसको कहां रख सकता हूं मैं? इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में सर। अब मैं वही करूं जैसा पहले किया था, ठीक है ना। मैं सिर्फ इसको दिखाऊं, और इसका मास कितना है जल्दी से बोलो। इस वाले का मास कितना है? ये वाले का मास M है, और नीचे वाले का मास कितना है? 2M है। और इनमें डिस्टेंस देख के बताओ ध्यान से, कितना है? L है ना बेटा। ये इस बार 2L है, तो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना है अपना इस केस में? L है, ठीक है ना। अब मुझे बता सकते हो यहां से सेंटर ऑफ मास कहां होगा? टू बॉडी सिस्टम से बता सकते हो आप। यहां से दूरी निकाल लो, ऊपर से निकाल लो। ऊपर से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बता सकते हो? सामने वाला मास, ऐसे ही करते थे ना। अगर मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो सामने वाला मास इनटू टोटल लेंथ, यानी कि L डिवाइडेड बाय 3M। क्या यही होगा? बताओ, 2L/3, क्या यही डिस्टेंस होगा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो मुझे। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब जरा मेन डायग्राम में देखो, सब जरा अपनी नजरें मेन डायग्राम पे दौड़ाओ।
इसका मतलब सर हमने ना यहां से आपको बता दिया कि यहां से सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, और ये डिस्टेंस कितना निकाला है हमने, बोलो 2l/3। ठीक है ना? तो क्या मुझे ये डिस्टेंस भी बता सकते हो आप, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस? क्या करूं, 2l में से क्या माइनस कर दूं, 2l/3। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ताकि y कोऑर्डिनेट चाहिए ना बेटा। तो आप 2l में से 2l/3 माइनस कर दोगे, कितना आएगा जल्दी से बोलो, बोलो बोलो बोलो। 6 - 2 कितना होता है, 4l/3। यही होगा ना, देखो पक्का बेटा। यहां से डिस्टेंस 2l/3 है, टोटल लेंथ इसकी 2l है, तो यहां से यहां तक की लेंथ 2l - 2l/3। तो यानी कि आपके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0,4l/3 होंगे। आ गया ये समझ में सबको? Yes, sir, done. ठीक है ना, सब कर सकते हो ऐसे। एक और तरीका भी है, आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका दिखाऊं, यहाँ साइड में देखो, वैसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट लेके कर सकते हो, है ना। आप कहो कि सर एक मास इधर है और एक मास मेरा इधर है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। पहले आप इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने लिखोगे। अगर ये 0,0 है तो ये कितने डिस्टेंस पे है, बोलो कितने डिस्टेंस पे, 2l। यानी कि आप बोलोगे सर एक मास है मेरा, 0,12. है ना, इसके कोऑर्डिनेट है सर 0,2l, और इसका मास है हमारा m। और दूसरे मास की बात करें यानी कि इसकी, तो ये कितने, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस वाली रॉड को, नीचे वाली रॉड को तो आपने मिटा के बनाया ना आपने 0,l, तो इसका मास कितना है, 2m है ना। तो आप तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ना, अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए आप YCM निकाल सकते हो ना सीधा। एक्सियम तो 0 ही आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इसी एक्सिस पे लाई करेगा ना। तो आप सीधा भी निकाल सकते थे कि सर m × 2l + 2m × l डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3m। तो यहां से देखो सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, 4l/3 आ रहा है ना। देखो यहां से भी आंसर, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका आसान है, ऐसे भी कर सकते हो। डन सर। ठीक है, डन डन। सर डन। चलो ये सवाल है ना। यहां आपको 3 रोड दी गई हैं और तीनों रोड आइडेंटिकल है। तो क्वेश्चन में कभी मास वगैरह नहीं देता है, वो आपको ऐसे ही देता है 3 आइडेंटिकल रोड्स, है ना। ये कैसी रोड्स हैं, 3 आइडेंटिकल रोड्स फॉर्म्स क्या बना रही है, बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है। क्या बना रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है। दे आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। और यहां आपको हर रॉड की, ठीक है, 3 आइडेंटिकल रॉड और उसकी लेंथ l दे रखी है, ये उसकी लेंथ दे रखी है l। अब यहां पे मैं ओरिजिन मान रहा हूं, सपोज यहां मेरा ओरिजिन है, और मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। क्या ये क्वेश्चन आसान है? क्या इसमें भी यही करना है जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं? आप सबसे पहले मुझे इस रॉड के बारे में बताओ। तीनों रॉड का मास सेम होगा, आइडेंटिकल है, तो अगर ये भी m मास की होगी तो ये भी m की होगी, ये भी m की होगी। हमें मास की जरूरत ही नहीं है, मास अपना कट जाएगा बाद में, बट इतना पता होना चाहिए तीनों का मास कैसा होगा, बराबर। और तीनों की लंबाई भी आप जानते हो कैसी होगी, बराबर। ये लेंथ भी l होगी, है ना। और इसकी लेंथ भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कितनी होगी, l, तीसरे वाले की भी l होगी, है ना। सो पहले मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अगर मैं इस रॉड की बात करूं, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, है ना। तो यहां बना दूं मैं,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा मुझे? इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा बोलो? इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं ना, है ना? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? L/2, 0। अब जैसे आपने सेंटर ऑफ मास बनाया, आप रोड को भूल जाओ, अब रोड नहीं है, आपने इसको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया है बेटा। अब रोड का कोई काम नहीं है, अब रोड को हटाओ और उसके सेंटर ऑफ मास को देखो बस। ऐसे इसकी बात करो, आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोई बता सकता है कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इसके? कोई बता सकता है? इसका आप एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करो तो यहां मिलेगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां आएगा आप देख सकते हो, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, है ना? आप देख सकते हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो देख के पता चल रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, L/4, है ना? अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको इसकी हाइट चाहिए बेटा, ये कितना है? L/2 है। और ये एंगल कितना है? याद है पहले भी किया था, 60 डिग्री। तो आप ये लेंथ आराम से निकाल सकते हो। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 और कितना आ जाएगा? L/2 sin 60, है ना? sin 60 कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे? L/2 sin 60 कितना होता है? √3/2। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया बोलो? √3L/4। किसी को इसके कोऑर्डिनेट में डाउट है तो अभी पूछ ले बच्चे, अभी पूछेगा। यहां से देख लो ध्यान से बेटे, यहां से यहां तक ये टोटल लंबाई L/2 है ना? आप देख सकते हो यहां से लंबाई L/2 है तो इसका मिड पॉइंट L/4 पे आएगा ना? यहां से देख सकते हो ये किस पे आएगा? L/4 पे। नहीं तो आप ऐसे देख लो, L/2 cos 60 लिख लो। ये लेंथ वैसे भी आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट L/2 cos 60 विच इज नथिंग बट L/4। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो L/4 हो गया। अब बात करते हैं इसकी हाइट की, तो आप देख सकते हो ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा? L/2 sin 60, यानी कि ये आ जाएगा। ऐसे ही आप इसकी बात करो, ये भी तो सेम हाइट पे है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका सेंटर ऑफ मास भी तो सेम हाइट पे है, जो हाइट इसकी है वो यही है। तो आप इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जान ही गए, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा बोलो? √3L/4, सेम हाइट है ना इसकी। अब बात करते हैं इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की। क्या बच्चे? L/4 ये नीचे 2 × 2 क्या होगा? √3L/4 होगा ना? तो √3L/4 ही तो लिखा है। L/4 सर कैसे एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हो हाँ बेटा? ये यहां से यहां तक अगर आप ये क्या है बोलो, ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, जो मैं अभी आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये लेंथ कितनी है बोलो? सर, ये तो पूरी L/2 है। L/2 है। तो ये बेस क्या होगा ट्राइंगल का? ये भी L/2 होगा। ये भी L/2 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस सेम। अगर ये L/2 है, ये एंगल 60 है, तो ये कितना होता था याद करो, बोलो बोलो? L/2 cos 60, और ये क्या होगा? L/2 sin 60। cos 60 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। तो L/4 नहीं आ जाएगा बेस इसका बच्चे ये? तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका बोलो? L/4 एक्स कोऑर्डिनेट बच्चे। आप इसको देखो, अगर आपको यहाँ सेंटर ऑफ मास दिख रहा है ना, तो आप इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देख लो यहाँ, मतलब ये L/2 था, उसका आधा ही तो है ना ये L/4, ठीक है ना? वैसे भी देख सकते हो, दिस इज ये इसका जो एक्स डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन एक्स वाली है ना बेटा, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया? L/4, और वाई कोऑर्डिनेट 3L/4, ठीक है ना? √3L/4। और अब आप देख सकते हो इस वाले को, इसकी भी हाइट सेम है, जितनी हाइट पे ये है उसी हाइट पे ये भी है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी √3L/4। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चे? यहां से यहां तक L/2 है, और ये डिस्टेंस आधा है, मतलब ये L/4 डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/4 है, तो यानी कि ये 3L/4 हो जाएगा ना? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L/4 + L/4 + L/4, यानी कि ये डिस्टेंस 3L/4 होगा। या फिर आप ये कर सकते हो, L में से इस L/4 को माइनस कर दो तो 3L/4 आ जाएगा, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3L/4 होगा। तो जहां आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, अब क्वेश्चन खत्म है। बस अब आपको क्या करना है? एक्ससीएम और वाईसीएम का फॉर्मूला डालना है। अगर आप एक्ससीएम की बात कर रहे हो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये वाला जो मास, सॉरी ये तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सॉरी ये वाला है ना, इस पे आ जाओ जरा। सबसे पहले आप देखो इसका मास कितना है, हम बोल सकते हैं m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? L/2, प्लस इसकी बात करो, इसका मास भी कितना है? m, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? L/4, और तीसरा मास m और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3L/4 है, डिवाइडेड बाय 3m। कोई बताएगा मुझे एक्ससीएम कितना आ रहा है? ऐसी वाईसीएम में पहला मास m है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, फिर मास m है और वाई कोऑर्डिनेट √3L/4 है, प्लस m है और फिर √3L/4, और डिवाइडेड बाय 3m।
ऐसे एक्सीएम वाईसीएम आप निकाल सकते हो। सर जी सर वो तीसरे रॉड का वो जो एक्स एक्सिस का 3L/4 बेटा, बस ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, मुझे ये बता सकते हो ना? अगर ये ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस बता सकते हो, जैसे इस ट्राइंगल में किया था, बेस कितना था, इसका बेस कितना था बोलो, हाइपोटेनस इनटू cos 60 है ना? तो L/4 आ गया था ना बेटा इसका बेस, अरे इस हाँ ट्राइंगल का, तो हाँ इसका भी तो सेम ही होगा ना बच्चे, ये भी तो L/2 है, तो आपको सर ये भी कितना है बोलो, L/4। और टोटल लेंथ कितनी है? L तो L में से ये L/4 माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? L माइनस L/4 यानी कि 3L/4, तो 3L/4, थैंक यू सर। ठीक है। पक्का एक्सीएम निकाला नहीं किसी बच्चे ने? निकाला है किसी ने एक्सीएम सॉल्व करके बेटे? एम कैंसिल कर दो कॉमन लेके बच्चों, ऊपर कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो? L/5 है ना? कितना आ रहा है ऊपर? 0.5 आ रहा है, L/2 L/2 आ रहा है, पक्का चेक किया अच्छे से? और YCM L/3/4 दो आंसर L/3/4 आ रहा है सर। बाय, हाँ बाय 6 आएगा या 4 आएगा? बाय 6 आ रहा होगा बच्चे। देखो ये ट्वाइस हो गया, एम से एम तो मुझे लगता है कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा? 2√3 L/4 इंटू 3, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 6, हाँ, √3 L/6, यानी कि आप ये लिख सकते हो L/2√3, ये लिख सकते हो आप इसे। नोटेड? नोट कर लिया है सबने क्या? ओके मैं लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, 10-15 सेकंड्स आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट नीचे वाले को अगर हम L/4 को अगर हम प्लस करते हैं तब तो सर हमारा 2L/4 ही आएगा। फिर सर आपने 3L/4 क्यों लिखा है ऊपर में? कहाँ बच्चे? यहां तक का, इसको देखो ना, ये यहां तक का डिस्टेंस किस किस को ऐड कर रहे हो आप? सर हम वो दोनों तरफ का एंगल लेकर के L/4 बस दो तरफ का ऐड कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा हूं मैं आपसे, यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है। यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे बोलो? या तो आप ये बोलो कि सर यहां से L/2 प्लस L/4, या तो ये करो, या फिर आपको सर पूरी टोटल रॉड की लेंथ L है, उसमें से मैं ये L/4 माइनस कर देती हूँ, यही तो करोगे ना, और क्या कर सकते हो? और तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप इन दोनों को जोड़ के कैसे ले आओगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? मैं कह रहा हूँ यहां से यहां तक की दूरी कैसी है, तो आप इन दोनों को जोड़ के कैसे निकाल लोगे वो दूरी? आपको तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आप सोचो तो सही, आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल रहे हो, इन दोनों को जोड़ के यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। आपको कैसे निकालना पड़ेगा? आपको पहले ये डिस्टेंस चाहिए L, और इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा L/4, तो आएगा 3L/4, ठीक है ना? सर पूरा एक्स कोऑर्डिनेट क्यों नहीं हो सकता है? पूरा एक्स कोऑर्डिनेट क्यों नहीं हो सकता मतलब? पूरा रॉड वो जो हॉरिजॉन्टल में है तो वो तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना। बेटे हमने तीनों रॉड को रिप्लेस किया उनके सेंटर ऑफ मास से, इस वाली रॉड का इधर आया, इस वाली रॉड का इधर आया, इस वाली रॉड का इधर आया। मैं कह रहा हूं बस अगर ये ओरिजिन है तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स बता दो, और तो कुछ नहीं कहा मैंने आपसे करने के लिए, इसमें तो और कुछ बचा ही नहीं ना क्वेश्चन में। तो बस ये कह रहा हूं मुझे इसकी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसके चाहिए और इसके चाहिए। अब आप क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? हमने तो बस बोला यहाँ तीनों का मास है, इसका मास इधर, इसका मास इधर और इसका मास इधर बेटा, और ये हमसे कितनी डिस्टेंस पे? L/2 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट L/2, 0। इसकी ऊंचाई कितनी है? √3 L/4, और दूरी कितनी है एक्स एक्सिस पे? L/4, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए। इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी दूरी है इसकी यहाँ से? 3L/4, और हाइट कितनी है? √3 L/4, तो मैंने वो लिख दिया और फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसके जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं सेंटर ऑफ मास के, वो सेंट्रॉइड पे लाई करेगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
सेंट्रॉइड पे लाई तब करता, वो क्वेश्चन ये होता, हम ऐसे कहते कि अगर हमारे 3 मास ऐसे हैं, आप ऐसे समझना, 3 मासेस ऐसे हैं, तो हम ये कह सकते थे हमारे 3 पॉइंट मास हैं, अगर ये L L L, तो हम इसके सेंट्रॉइड पे कहते कि इसके सेंट्रॉइड पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक मास इधर है, एक पॉइंट मास इधर है, एक पॉइंट मास इधर है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली हमारे पॉइंट मास यहां आ गए, आप समझ रहे हो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो आप देख सकते हो कुछ ट्राइंगल सा बन रहा है, तो इस ट्राइंगल की जो लेंथ है वो कुछ अलग है, बट इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ओके सर, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर, ओके, मैं इसको हटा देता हूं ना कि बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सेंट्रॉइड से, इसलिए मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मास डेंसिटी, कंसेप्ट ऑफ मास डेंसिटी। किसी को याद है डेंसिटी क्या होता था? डेंसिटी की कोई डेफिनेशन? डेंसिटी क्या होता है? कुछ भी बताना चाहो, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम जब मास बाय वॉल्यूम की बात करते थे ना, एक्चुअली उसको उसका नाम होता था वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास इट कैन होल्ड। नंबर ऑफ मास इट कैन होल्ड, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बच्चे। मास डेंसिटी जो आपने पहले पढ़ी है ना 9th क्लास में, वो थी वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो आप बोलते थे कि अगर जैसे मान लो बच्चे ये मेरे हाथ में ये जो बॉटल है, इसके अंदर अगर मुझे इस पानी की कुछ वॉल्यूम दिख रही है और इसका कुछ मास दिख रहा है, अगर मैं मेजर करूं तो इसका कुछ मास होगा और इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, तो इसके मास को इससे इसकी वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो वो क्या देता है हमें? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम की कितनी वॉल्यूम में कितना मास होगा उसको बोलते हैं डेंसिटी। वो हमने पढ़ी थी, उसको हम कहते थे वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि वो वॉल्यूम से रिलेटेड थी। पर डेंसिटी भी 3 तरीके की होती है, एक होती है लीनियर मास डेंसिटी जो 1 डायमेंशन में होती है, एक होती है एरियल मास डेंसिटी जो 2 डायमेंशन में होती है, और एक होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी जो कितनी डायमेंशन में होती है? 3, ठीक है ना। जहां वॉल्यूम की बात करें वो 3D, जहां एरिया की बात करें वहां, और जहां आपकी लेंथ की बात करें वहां 1D। यहां भी हम यही करेंगे, हम सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी की बात करेंगे, यानी कि मास लेंथ पे सिचुएटेड है। कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हम यहां बात कर रहे हैं? जैसे कि एक वायर, एक तार, एक बिजली की तार या कोई तार है, अगर आपसे पूछा जाए उस तार को आधा कर दो, आधी लेंथ ले लो, तो मास कितना होगा? इसका मतलब आप ऐसे सवाल में ये सीधा सीधा बता रहे हो कि लेंथ पे मास डिपेंड कर रहा है। जहां मास लेंथ पे डिपेंड करे वहां हमें एरिया निकालने की जरूरत ना पड़े, वहां हमें वॉल्यूम की जरूरत ना पड़े, उन सिचुएशंस में हम लीनियर मास डेंसिटी पढ़ेंगे। यानी कि हमारी रॉड हो गई, वायर्स हो गई, या फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, जहां 1D ऑब्जेक्ट की बात करें। 1D का मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे सर सर्कल तो 1D नहीं होता, यानी कि जहां मेरा मास लेंथ पे सिचुएटेड हो। एक तार को मैं ऐसे रोल भी कर सकता हूं, मतलब वायर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जितना भी मास है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या? अभी तक आप मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ते आए हो, यहां से डेफिनेशन बढ़ जाती है। यहां से डेफिनेशन में 2 चीजें हमें याद रखनी है। यहां हम बोलेंगे इट इज मास पर यूनिट, है ना। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, मतलब दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इससे पहले हम सिर्फ वॉल्यूम पढ़ते थे, अब हमें लेंथ पे सिचुएट करना है। सो यानी कि इसमें भी 2 तरीके की होती हैं, ये भी 2 तरीके की हैं। एक होता है यूनिफॉर्म, बहुत ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे बच्चे मैं आपको एक यहां रॉड दिखाऊं, बड़े ध्यान से देखना, आप इजीली मुझे बता दोगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। एक रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने बोला इसकी लेंथ मेरी L है, ठीक है ना, और मैंने बोला इसका मास मेरा M है, ठीक है ना। अब किसी रॉड को यूनिफॉर्म कब बोलते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं मैं इसको आधा कर दूं तो मास कितना हो जाएगा? बोलो, आधा कर दूं तो मास कितना हो जाएगा? आधी रोड का मास कितना होगा? m/2। अगर मैं 1/4 पार्ट में तोड़ दूं, 1/4 रोड का मास कितना होगा? m/4। अगर मैं इसके 10 हिस्से कर दूं इक्वल, तो हर एक हिस्से का मास कितना होगा? ये तो इजी है सर। तो ऐसी रोड को यूनिफॉर्म बोलते हो जहां आप कॉन्फिडेंटली बोल सको, आप कॉन्फिडेंटली बोल सको। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल बोलूं, मैं को यार मैं ना यहां से यहां तक इसकी L/10 लेंथ कट कर रहा हूं, बताओ इस लेंथ का मास कितना होगा? आप बोलोगे m/10, क्योंकि L का अगर मास m है तो L/10 का कितना होगा? m/10। सर आपने इसके 10 हिस्से कर दिए तो हर एक हिस्से का मास m/10 होगा। ऐसी रोड को हम क्या बोलते हैं? बोलो, यूनिफॉर्म रोड, है ना। तो यूनिफॉर्म रोड होगी तो इसके लिए मास डेंसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मतलब यहां मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? लैम्डा, लैम्डा मास डेंसिटी का, लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, इसको मैं बोल सकता हूं m/L। क्या लिख सकता हूं? बोलो इसको, m/L। अब मुझे जितनी भी लेंथ हो, मान लो ये लेंथ x है, मान लो ये लेंथ x है, और मेरा मन किया मुझे इसका मास निकालना है,
तो मैं इसके मास को लिख सकता हूं m, और अगर मुझे m निकालना है मैं सिंपली लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा x, या फिर मैं क्या लिख दूं m/l इंटू एक्स, तो इसका मास मिल जाएगा मुझे। यानी कि मास डेंसिटी का फायदा क्या है, आप मास डेंसिटी में जिस लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे उस लेंथ का मास आ जाएगा। चाहो तो इसको लिख लो, मैं लिख रहा हूं मास डेंसिटी में, मास डेंसिटी में जिस लेंथ का, मास डेंसिटी में जिस लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे उसका मास मिल जाएगा। यानी कि मान लो अगर ये 100 मीटर की है और मैंने यहां 2 मीटर लेंथ का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 मीटर को m/l से पहले टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे इसका मास मिल जाएगा। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि सर हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है, करके देख लो। अच्छा, अगर मैं बोलूं पूरी लेंथ l है, मैंने बोला x मेरा अगर l/4 है, तो आप l/4 को यहां मल्टीप्लाई करो, देखो m/4 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करो, करके देख लो। x की जगह l/4 डालो तो मास कितना आ जाएगा m/4, x की जगह l/2 डालो तो मास कितना आ जाएगा m/2, यही तो आप भी कह रहे थे। x की जगह l/10 डालो तो मास m/10 आ रहा है नहीं आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है ना। यानी कि मास डेंसिटी में आप जितनी लेंथ मल्टीप्लाई करोगे उतनी ही लेंथ का मास आपको कैलकुलेट करके दे देगी। अब फिजिक्स में आपसे पता क्या बोलेगा, छोटी सी लेंथ है, छोटी सी लेंथ dx, बताओ इसका मास कितना होगा, आपको कि सर इसका छोटा सा मास होगा dm, पर निकालने का तरीका तो वही है ना, लैम्डा में dx को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि dx तो छोटी सी लेंथ है ना। तो जितनी लेंथ लोगे उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा में, तो चुपचाप आपको मास मिल जाएगा। यानी कि इस केस में आप इसको लिख सकते हो m/l dx। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये नहीं आ रही थोड़ी क्या सी। नहीं आ रही बेटे तुझे? वो जो इसमें लैम्डा आप कर रहे हैं ना, लैम्डा क्या है पहले बोलो, लैम्डा क्या है, क्या है लैम्डा? मास बाय एल। ये किसका मास है? रॉड का, रॉड का। ये किसकी लेंथ है? रॉड का। रॉड की लेंथ है। टोटल मास बाय टोटल लेंथ, यही है ना बेटा? हाँ मैंने क्या बोला है, अगर तुम्हें जितनी लेंथ चाहिए, मुझे मेरा मन कर रहा है मुझे इतनी सी लेंथ का मास चाहिए, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, इस लेंथ को लैम्डा में मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो चेक करके देख लो, मैंने अभी बोला आपसे, मैं पूछूं आधी रोड का मास कितना होगा, तो आपने क्या बोला, आधी रोड का मास कितना होगा, बोलो। हो जाएगा सर। तो मैं x की जगह l/2 डाल देता हूं ना, यहां डाल के देखो l/2 क्या मास m/2 आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। अच्छा उस तरीके से आ रहा है ना। तो यानी कि इसका मतलब है ये मैजिकल फॉर्मूला बन गया आपका। अरे ये तो सर फॉर्मूला बन गया। यानी कि सर मुझे जिस लेंथ का मास निकालना होगा, मेरे पास इतनी बड़ी रॉड है, मुझे इस पूरी रोड का मास पता है, इस पूरी रोड की लेंथ पता है, यानी कि मुझे इसकी डेंसिटी पता है, ठीक है ना। यानी कि मुझे इसकी डेंसिटी पता है m/l होती है। अब सर जितनी रोड का मैं मालूम, मेरे को 1 सेंटीमीटर का मास चाहिए, तो मैं 1 सेंटीमीटर को m/l से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे उसका मास मिल जाएगा। मुझे 50 सेंटीमीटर का चाहिए, तो मैं 50 सेंटीमीटर को m/l से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे 50 सेंटीमीटर लेंथ का मास मिल जाएगा। इजी। अगर मैं बोलूं फिजिक्स में यार ये छोटी सी लेंथ है, कितनी लेंथ है बोलो, dx, तो मुझे dx का मास निकालना है, तो क्या मैं इसको dx को लैम्डा में मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मास मिलेगा ना। मिलेगा सर। और dm क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मास भी छोटा होगा, और ये लेंथ छोटी है तो इसका मास भी कैसा होगा, बोलो बहुत छोटा होगा। बट यहां पे जो ये केस है, इस केस में मैंने यहां स्पेशली लिखा है, क्या लिखा है, ये क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है ना। ये रॉड कैसी है हमारी, यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है फर्क नहीं पड़ता मैं यहां से l/2 काटूं, l/10 काटूं, यहां से l/10 काटूं, सर हर जगह एक जैसा ही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि रॉड यहां से काटूं तो अलग मास आएगा, यहां से काटूं तो अलग मास आएगा, ऐसा नहीं है सर, बराबर है, हर जगह एक जैसे, कहीं से भी ले लो, है ना। समझ में आ रहा है? यस सर, ये वाला समझ में। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। वो क्या है सर नॉन यूनिफॉर्म? मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है आपकी रोड ऐसी हो, कहीं से भारी कहीं से हल्की, समझ रहे हो मेरी बात? हो जाता है ना कई बार, नॉन यूनिफॉर्म रोड है ना। आपने देखा, जैसे मान लो आप बाजार से गन्ना लेके आए, अब गन्ना कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, तो आप कहोगे सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मेरा ये पेन है, क्या ये यूनिफॉर्म रोड है? पीछे से तो मोटा है, आगे से पतला होता जा रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है। यानी कि यहाँ जो रॉड है वो कैसी ले सकता हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब आप कहोगे सर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म रॉड अगर आपको कभी भी देगा, इसका मतलब वहां से अगर मैं आधी रोड तोड़ दूं ना, तो मैं कह नहीं सकता ये मास और ये मास सेम होगा, समझ रहे हो सकता है यहाँ ज्यादा भारी हो, जैसे आपका क्रिकेट बैट
ऊपर से और नीचे से अलग अलग उसका डायमेंशन होता है, बट यहाँ हम लीनियर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसका एरिया है कुछ वॉल्यूम है, बट फिर भी यहां से जो इसकी डेंसिटी है वो कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका मास हर जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड नहीं है। अगर मैं इसको आधा आधा कर दूं तो मैं कह नहीं सकता कि इन दोनों का मास L/2 करने पे m/2 हो जाएगा। क्या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जहां यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर इसमें क्या करें, इसमें अगर मुझे मेरा मन करे, ऐसे केस में अगर आपका कभी मन कर जाता है इस छोटी सी लेंथ को निकालने का, इस छोटी सी लेंथ का मास जानने का, है ना, इसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली dx, और आपने कहा सर अब मुझे अगर dm चाहिए तो मैं क्या करूं, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, dm वाला फॉर्मूला अभी भी एप्लीकेबल है, लैम्डा dx। बट यहां लैम्डा m/l नहीं है, यहां मेरा ये m है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है l, जो भी इसकी टोटल लंबाई थी, मैं टोटल लेंथ ले रहा हूं बच्चे, यहां से इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी ले रहा हूं मैं, l ले रहा हूं। पर यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि लैम्डा m/l होगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ ये नहीं लिख सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर जगह मास एक जैसा स्प्रेडेड नहीं है, तो लैम्डा ये नहीं लिख सकते। लैम्डा m/l, टोटल m/l कब लिख सकते हैं, किस केस में लिख सकते हैं बोलो, यूनिफॉर्म के केस में लिख सकते हो आप, बट इसमें नहीं लिख सकते। तो सर यहां लैम्डा कैसे आएगा, यहां लैम्डा क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन में लैम्डा आपको देगा, लैम्डा डिस्टेंस के साथ बदल रहा होगा, आपको बताएगा कि यहां लैम्डा कम है, यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां ज्यादा, ऐसे करके आपको बताएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में लैम्डा आपको गिवन होगा, तो आपको घबराना नहीं है। मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, लैम्डा आपको गिवन होगा। और अगर आपको डीएम निकालना, आपको छोटी सी रॉड का निकालना है, तो आप लैम्डा dx लगा सकते हो, ठीक है ना, तो आप यहां से लैम्डा dx लगा सकते हो, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इस पूरी रॉड का मास निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। बट अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में लैम्डा m/l नहीं होता है। बड़े बड़े शब्दों में लिख लो अपनी नोटबुक में, लिखो, ये करना है सभी को अपनी नोटबुक में, मैं चेक करा लूंगा वहां से कोऑर्डिनेटर से कि लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, बड़े बड़े शब्दों में लिखो, नॉन यूनिफॉर्म रॉड्स में लैम्डा m/l नहीं होता, कैपिटल M/l नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म रॉड्स में लैम्डा m/l नहीं होता। लैम्डा का मतलब क्या है, मास डेंसिटी, लैम्डा को ही हम मास डेंसिटी कह रहे हैं, लैम्डा को ही हम क्या कह रहे हैं, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में लैम्डा कैपिटल M/l नहीं होता है, वो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें इससे डरना नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में देगा, हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको कैसे सवाल आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो सभी। सर जी बेटा, सर एक पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था स्लाइड में। पहले इसको नोट करो। सर जी बेटा, सर आपने दोनों डॉट सेम ही बना दिए हैं, मतलब वो तो देख दोनों सेम ही दिख रहे हैं सर। देखने में सेम हो सकते हैं पर जरूरी नहीं अंदर सेम हो सकता है अंदर खोखली हो, ये यहाँ से बाहर से देखने में जो चीज सेम होती है अंदर से जरूरी थोड़ा ना सेम है, क्या पता अंदर से खोखली हो, कहीं से भरा हो, है ना, हो सकता है ना। देख आपको वहां एग्जाम में बना के थोड़ा ना देगा, आपको तो लैम्डा देगा, आपको थोड़ा ना वहां देख के बताना है कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, आपको तो लैम्डा से मतलब है। उसने कह दिया नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म, उसने बोल दिया यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म। बनाने को मैं अलग थोड़ा बना पाऊंगा, मुझे तो वन डायमेंशन में ही बनाना है, देखने में मैं बना थोड़ा सकता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म को बना के नहीं दिखा सकता मैं, सिर्फ बोल सकता हूँ। मुझे हो सकता है ये अंदर से, मान लो सोचो ये भी तो हो सकता है ना, मान लो यहाँ आधी ये लकड़ी की बनी है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये कॉपर की बनी हो सकता है थोड़ी बाद आयरन की बनी हो, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी ना अपने आप ही, है ना, हो सकता है ना। सर डन सर। सर हाँ क्या डाउट था इसमें, बोल बेटा जल्दी बोल, फटाफट फास्ट। सर इसमें एलसीएम समझ में नहीं आया, वैसे L/2 कैसे आया? ये बाद में अब तुम वीडियो देखोगे, मैं 2 बार समझा चुका था ना, पहले पूछा भी था ना मैंने बदलने से पहले, अब बाद में करेंगे अब इसको डिस्कस, ठीक है ना। ओके सो अगर हम ध्यान से देखें, हमने मास डेंसिटी की अब बात करी, तो अब चर्चा करते हैं सवाल पे, एक क्वेश्चन जरूर इस पे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन जरूर करेंगे हम लोग, ओके एक क्वेश्चन पहले मैं दिखाता हूं, लेट अस से इस तरीके से, देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड, पहले आप इसका आंसर करके बताओ मुझे, देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड मास 8 kg,
व्हाट विल बी द मास ऑफ 1.5 मीटर ऑफ सच रोड? कोई बताएगा? बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? जल्दी से बोलो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने मेथड बता दिया। ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? पहले सभी क्वेश्चन देखो, 1.5 2.4 सब सोचो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। पहले मुझे जवाब दो, ये रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में लैम्डा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? मास बाय लेंथ टोटल मास बाय टोटल एल। मतलब टोटल मास कितना है? 8 और टोटल एल कितना है मेरा? 5। 5 अब आपको किसका मास निकालना है? कितनी रोड की लेंथ का? इसका, यानी कि आप इसको कुछ x मान लो, है ना। तो अगर आप इसका मास निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? लैम्डा इंटू एक्स, यानी कि आप क्या कहोगे? 8/5 इंटू 1.5। आसान है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 और ये आ जाएगा 0.3, तो कितना आ जाएगा? 2.4। आसान है या नहीं है? पहले बताओ, ये आसान है? यस सर। अच्छे से देख लो सभी, ये आसान है ना? जो मैंने कहा था वही किया ना इस क्वेश्चन में। डन? बढ़ जाऊं आगे? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो। बढ़िया ही आएगा। डन। डन? यस सर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी लैम्डा की? कोई बता सकता है लैम्डा की यूनिट? इजी है, सामने दिख रहा है, यूनिट ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है? मास बाई लेंथ है सर। तो केजी पर मीटर, है ना। क्या यूनिट होगी इसकी बोलो? केजी पर मीटर। ऐसा यूनिट लिखी है मैंने, केजी पर मीटर। ये किसकी ऐसा यूनिट है? लैम्डा की। हाँ जी बोलो। हो गया सर। डन ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां से 1 सेकेंड, ठीक है ना। ओके, अभी कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम पे भी बाद में आते हैं। 1 सेकेंड, लीनियर मास डेंसिटी कहां गया? ये रहा। ओके ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको लैम्डा दे दूं, सपोज, सुनना मेरे ध्यान से बात, लैम्डा है 2x + 4 kg पर मीटर, और यहां से वो दे रहा है, मान लो एक रॉड है और उसका लैम्डा ये दिया है। क्या आपका लैम्डा आपको कांस्टेंट दिख रहा है या फिर वो चेंज हो रहा है? बताओ। चेंज हो रहा है। वेरिएबल है सर, चेंज है ना। होगा। क्या इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि आप देख रहे हो आप x की वैल्यू बदलोगे तो लैम्डा चेंज होगा। x क्या है? वो एक एंड पॉइंट से डिस्टेंस है। मतलब मैं अगर यहां से x डिस्टेंस पे जाऊंगा तो लैम्डा अलग होगा, और आगे जाऊंगा तो लैम्डा अलग होगा, और आगे जाऊंगा तो लैम्डा अलग होगा। लेटस से आपको रॉड की लेंथ दे रखी है 2 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है रॉड की लेंथ 2 मीटर, लैम्डा आपको 2x + 4 दिया है। वो आपसे पूछ रहा है क्या आप मुझे इस पूरी रॉड का मास बता सकते हो? मास ऑफ एंटायर रॉड क्या आप निकाल सकते हो? मास ऑफ एंटायर रॉड, हमें पूरी रॉड का मास चाहिए। सोचो, क्या हमें पूरी रॉड का मास मिलेगा? कैसे करेंगे? पहले तो समझने वाली बात है, इसमें इंटीग्रेशन होगा बेटा, ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं कर देना। कहीं आप, कई बच्चे यहाँ मुझे समझ में आ रहा है वो x को 4 डाल रहे हैं, वो सोच x को 2 डाल रहे हैं, ऐसे नहीं करना, समझना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, अच्छा यहां देख के बताओ, मुझे ये पता है अगर यहां इसकी छोटी सी लेंथ dx होगी, हमने ये देखा था ना, मैं अगर इसकी छोटी सी लेंथ यहां मान लूं, कितनी मान लूं? x डिस्टेंस पे जाके dx, तो इसका मास होगा dm। हम dm को क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था वहां, याद करो क्या लिख सकते हैं dm को? याद है? अभी पीछे देखा था हमने, लैम्डा dx। तो अगर मुझे टोटल मास चाहिए तो क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं इसको? इंटीग्रेशन से मुझे dm का इंटीग्रेशन मिलेगा, मतलब मुझे ये सारे मासेस मिल जाएंगे। सभी छोटे छोटे मासेस को जोड़ दूंगा, क्या पूरी रॉड का मास मिल जाएगा? यानी कि रॉड का अगर आपको मास निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना है। अब लैम्डा दिया है क्या क्वेश्चन में? बोलो लैम्डा कितना है? बोलो 2x + 4। क्या मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो आगे dx। और लिमिट कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बता दो। लिमिट x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो x की यहां वैल्यू होगी 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? 2 जा सकती है। तो क्या लिमिट में 0 से 2 डाल सकता हूं बच्चों? यस सर। अब इंटीग्रेट कौन करेगा? जल्दी से बोलो। 2 टाइम्स x² +
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 4x और लिमिट 0 से 2 है ना। लोअर लिमिट तो डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि वो 0 ही है। अब अपर लिमिट में x की जगह क्या डाल दो 2, तो यानी कि यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, 4 प्लस 8 12 kg। ये मेरा आंसर आ जाएगा। डन सर। सभी ने नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी रुक जाइए सर। ओके लिखो लिखो लिखो, जैसे ही लिख लो तो एक बार बता देना बेटा फिर। जी बेटा, समझ नहीं आया सर। क्या चीज बेटा? वो सर मास ऑफ इंटायर रोड का समझ नहीं आया। ये फॉर्मूला याद है बच्चे, मैंने बताया था जैसे आपके पास चाहे नॉन यूनिफॉर्म रोड हो बेटा, है ना, तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में आपको हमेशा लैम्डा देगा, तो लैम्डा मतलब क्या होता है, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी में dx मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस छोटी सी रोड का मास मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं बोलो? dm। आपको सर ऐसी छोटा सा मास मैं यहां से निकाल लेता हूं और ऐसे ही छोटा सा मास यहां से निकाल लेता हूं और सभी मासेस को जोड़ देता हूं तो पूरी रोड का मास आ जाएगा, बोलो। तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, दोनों साइड क्या किया बोलो बच्चे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन को मतलब जोड़ना ही होता है ना, हमने सीखा था ना कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में जब जोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। फिर तो इंटीग्रेशन ही किया बेटा, देखो फिर तो इंटीग्रेशन ही किया ना मैंने। इंटीग्रेशन में मतलब मैंने लैम्डा की जगह 2x प्लस 4 डाला है। 2x का इंटीग्रेशन जानते हो बेटा, x की पावर 1 है तो ये हो जाएगी x की पावर 2/2 और यहाँ 4 है तो dx 4dx क्या बन जाएगा बेटा 4x। फिर तो लिमिट डालिए बेटा। अब आया समझ? ओके बेटा, प्लीज थोड़ा जल्दी लिखें ताकि हम आगे बढ़ें, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, सर आप तो ठीक है, डन ना। चलो अब मास डेंसिटी हमने लीनियर सीख ली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये डन। तो लीनियर डेंसिटी पे मैं लिख देता हूं डन, इस पे और कोई जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन कराने की, हमें समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे एरियल मास डेंसिटी पे। जी बोलो बेटा। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन से एक डाउट था कि सर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें इंटीग्रेशन होगा क्या? अगर हमें मास निकालने के लिए कहे रोड का, है ना, तो आप इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हो यहाँ, है ना, क्योंकि अगर टोटल रोड का मास करे। बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ मास निकालने पे लिमिटेड नहीं रहेगा, अभी हम इसका क्या निकालने की कोशिश करेंगे, आप समझ रहे हो, यहाँ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहेगा, पर मैं अभी इस पे लाऊंगा। बट आपको उससे पहले सीखना पड़ेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रोड होती क्या है, ठीक है ना। बट हाँ, जहां नॉन यूनिफॉर्म वाला आएगा वहां इंटीग्रेशन तो इन्वॉल्व होगा ही कहीं ना कहीं आपका, ठीक है। थैंक यू सर मास को इंटीग्रेट नहीं करना क्या? हम मास को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चे। हम ना क्या कर रहे हैं, हम इवेंचुअली हमने यहाँ छोटा सा मास dm निकाल लिया और ऐसे ही थोड़ी दूर आगे जाके dm, फिर दूर dm, पर वो सारे dm अलग अलग मासेस के हैं। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लैम्डा बदलता जा रहा है, तो हम उन्हीं सबको जोड़ रहे हैं, उन सभी को जोड़ने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो dm का इंटीग्रेशन तो m ही होता है ना बच्चे, टोटल मास रोड का, वही तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके, एरियल मास डेंसिटी। अब क्या होगा, आप समझ रहे हो एरियल का मतलब क्या, मास किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। मास किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, एरिया पे। जैसे कि आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास मान लो जैसे मेरे हाथ में बच्चे कि ये हैंकी है, आप समझ रहे हो ये हैंकी कैसा ऑब्जेक्ट है, इसकी एक सरफेस है, आप देख रहे हो इस हैंकी के पास एक सरफेस है, ठीक है ना। अब ये लेंथ पे मास सिचुएटेड है या एरिया पे, आप समझ रहे हो, इसकी वॉल्यूम तो है नहीं, एरिया पे। मतलब अगर मैं इस हैंकी के दो इक्वल पार्ट करूं, मैं करूंगा नहीं, मेरा हैंकी है मैं क्यों फाड़ूं, ठीक है। तो अगर मैं इसके दो इक्वल पार्ट कर दूंगा तो आप बोलोगे सर दोनों का एरिया बराबर है और दोनों का मास भी बराबर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये हैंकी कैसा बना हुआ है, यूनिफॉर्म कपड़े का बना हुआ है। आप इसके 4 पार्ट करोगे तो हर एक एरिया बराबर होगा, है ना। यहाँ एरिया पे मास सिचुएटेड है ना, यानी कि जब मास एरिया पे सिचुएटेड हो, एरिया से मास निकाला जा सके, तो एरियल मास डेंसिटी, यानी कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। एरियल मास डेंसिटी का मतलब है, हम इसको लिखेंगे सिग्मा से, इसका मतलब है हमारी एरिया मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी। और जैसे कि वहां हम बोल रहे थे मास पर यूनिट लेंथ, यहां इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एरियल मास डेंसिटी को क्या लिखना चाहिए, ये क्या होगा, मास यूनिट एरिया। वेरी पर यूनिट एरिया। वेरी गुड, मास पर यूनिट एरिया, है ना, मास पर यूनिट एरिया, है ना। अब इसमें आप कहोगे सर इसमें भी क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ना पड़ेगा,
हाँ, अगर आप जेई वाले स्टूडेंट्स होते तो मैं दोनों पढ़ाता, बट नीट में इतना नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी ही लेना है। आप बच गए, आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म एरिया वाला ही लेना है, यानी कि हमें यहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म पढ़ना है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो जो भी मास है डिवाइडेड बाय एरिया कर दो। कोई यूनिट बताना चाहेगा इसकी यूनिट? ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। क्यूब नहीं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। जो स्क्वायर कह रहे हैं वो ठीक है, जो क्यूब कह रहे हैं वो गलत है, स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सर, है ना। जैसे कि मैंने अभी अपना हैंकी दिखाया था, मान लो ऐसी कोई शीट है बेटा, ये कोई शीट है, शीट के पास कुछ मास है m, और बेटा इसका एरिया, इसका मास मैं मान लेता हूं कैपिटल M से लिख देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इसके मास को मैं यहाँ से कैपिटल M से दिखा देता हूँ, स्मॉल m से भी दिखा सकते हो, मर्जी है, बट मैंने कैपिटल M यूज किया है। टोटल मास को मैं कैपिटल M से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कोई शीट है, मैंने इसका मास ले लिया, कितना बच्चों, कितना मास ले लिया यहाँ से, कैपिटल M, और इसका टोटल एरिया कितना ले लिया, मान लो A है। टोटल एरिया कितना ले लिया मैंने, बोलो A। अब मैंने कहा इसमें से मान लो अगर मैं कोई एरिया कट कर रहा हूं, मान लो कोई भी शेप कट कर दी मैंने, ऐसे कोई शेप कट कर दी, तो मुझे चाहिए भाई इस शेप का मास कितना होगा। मैं इसको कट करके बाहर ले आया, तो मेरा मन कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं इसका मास कितना होगा। तो आप पता है क्या करोगे, आप कहोगे सर इसका एरिया बता दो, है ना। मैंने कहा इसका एरिया A है, इसका एरिया कितना है, बोलो स्मॉल है। तो इसका मास निकालने के लिए पता है क्या करेंगे, इसका मास निकालने के लिए डेंसिटी में इसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर मास डेंसिटी में क्या कर रहे थे आप, उस लेंथ का मास निकालने के लिए क्या कर रहे थे बेटा, क्या कर रहे थे आप, लेंथ को डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां एरिया को डेंसिटी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहां आपको क्या करना पड़ेगा, जिस एरिया का मास निकालना है उस एरिया को डेंसिटी में मल्टीप्लाई करो। कौन सी डेंसिटी में, एरियल मास डेंसिटी में, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख लो, जिस एरिया का मास चाहिए, जिस एरिया का क्या चाहिए, मास चाहिए, उसको उस एरिया को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, उस एरिया को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। आसान है ना। जिस एरिया का मास चाहिए उस एरिया को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। आप ये भी याद कर सकते हो, जैसे मान लो, एक मिनट यहां देखना बच्चों, ये पूरी शीट का मास कितना था, कैपिटल M, पूरी शीट का एरिया कितना था, कैपिटल A। तो आप ये भी कह सकते हो सर कैपिटल M बाई कैपिटल A, पूरी शीट का मास अपॉन पूरी शीट का एरिया, वो बराबर होगा इस शीट का मास डिवाइडेड बाय इस शीट का एरिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जिस शीट का मास ले रहे हो उस शीट के एरिया को डिवाइड कर दो, वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि कैपिटल M बाई कैपिटल A करूं या स्मॉल m बाई स्मॉल a करूं, एक ही बात है। पूरी शीट का मास M था, पूरी शीट का एरिया A था, छोटी शीट का मास M है तो उसका एरिया A है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। आप यहां से भी देख सकते हो, अगर आप A को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल m अपना आप ही वो आ जाएगा, M बाई A इंटू स्मॉल a, आ गया ना अपना आप ही ये। और सिग्मा है क्या यहाँ पे, सिग्मा बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या है, कैपिटल M बाई टोटल एरिया। सर जी बेटा, सर उससे हम लोग क्या रीड करेंगे सर, एरियल मास डेंसिटी का सिंबल को? इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा, ओके सर। आप कुछ भी बोल दो, आप कोई और सिंबल यूज करना चाहो ना बेटा, आप कुछ और भी कर सकते हो, बट मैं दिखा, एग्जाम में जनरली ना एरियल मास डेंसिटी के लिए ये सिंबल यूज करता है, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। सर इसमें भी तो डीएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सर? लग सकता है, बट वो नॉन यूनिफॉर्म में करने की जरूरत पड़ती है, बट हमें ये नॉन यूनिफॉर्म वाला केस करना नहीं है। मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होती तो मैं बिल्कुल कहता, फिर हम डीएम को क्या लिखते, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप यहां से छोटा सा एरिया, आपको सर मैं तो बहुत छोटा सा एरिया काटूंगा, और छोटा सा एरिया कितना ले रहे हो आप, डी ए, है ना। तो इसका जो छोटा सा मास होगा डीएम को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा डी ए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जल्दी नोट करें ताकि हम आगे बढ़ें, और भी चीजें पढ़नी है बच्चों, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। डन।
ओके, ऑलरेडी डन। वॉल्यूम मास डेंसिटी तो आप वो है जो 9th में पढ़ते आ रहे हो। इसका क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बोलो। इसको आप इससे लिखना, रो से, है ना, इस सिंबल को जानते हो ना, है ना, जो आप उसमें भी पढ़ते थे, क्लास 10th में भी पढ़ते थे। रेजिस्टिविटी के लिए ये सिंबल यूज करते थे, आप इसको यहाँ डेंसिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिखते हो, इस सिंबल का नाम होता है रो। वैसे तो ये सिंबल है ग्रीक अल्फाबेट है इसलिए रो बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, मास बाय क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। यानी कि आप लिख सकते हो जो भी हमारा टोटल मास है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, इसकी ऐसा यूनिट भी आप जानते हो। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब क्यूब, मीटर। है ना, मीटर क्यूब, ठीक है। सर जी बेटा, एरियल वाले से कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए एक दो। अभी उसके कुछ जब आएंगे बच्चे मैं तब कराऊंगा, अभी फायदा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आएगा आगे नेगेटिव मास वाला ना, मैं उसमें बताऊंगा। सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो, अभी आएगा आगे तो मैं उसमें बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ उससे क्वेश्चन नहीं आता, वो सेंटर ऑफ मास में ही पूछेगा उससे क्वेश्चन, तो मैं उसमें कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। बस फॉर्मूला याद रखना तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कोई कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। अभी तक आपको एक्सीएम का फॉर्मूला क्या याद है, मुझे कोई बताएगा। एक्सीएम का फॉर्मूला समेशन में हमने ऐसे पढ़ा था ना, कुछ याद है, एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय क्या करते थे हम, एम आई करते थे, है ना। इसमें क्या होता था, डिस्क्रीट मास सिस्टम था। बट अगर मैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी की बात करूं, जैसे आप एक रॉड ही ले लो, सपोज आप एक रॉड ले रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे आप क्या ले रहे हो बच्चे, एक रॉड ले रहे हो, तो रॉड भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस से बना हुआ है ना। आप कह सकते हो ना सर इसमें भी तो ये डिस्क्रीट मास सिस्टम जैसा ही है, बट इसके अंदर जो मासेस है वो बहुत पास है। तो हमने कहा था ये भी डिस्क्रीट मास सिस्टम की तरह ही है, बट मासेस बहुत पास है, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट नहीं कहते, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि मासेस दूर दूर नहीं है, बहुत पास है, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो यहां कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे, इनफाइनाइट। आप काउंट भी नहीं कर पाओगे सर, बहुत सारे नंबर है, कैसे ऐड करेंगे। तो जब बहुत सारी टर्म्स आती हैं तो जो हमारा समेशन का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन के साइन में। तो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। जब हमें कॉन्टिन्यूअस सिस्टम पे सम करना होता है तो हम समेशन नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे हम, ऐसे केस में हम एक काम करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि मान लो यहां मेरा ओरिजिन है, मैं एक ही बार बोलूंगा और उसके बाद सीधा फॉर्मूला याद करना होगा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है ना। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एक बार फिर समझाना से 3 बार समझाना, क्योंकि ये फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी करा सकता हूं, पर मैं समझा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो प्लीज केयरफुल होकर देखें, इधर उधर मत देखें, पहले एक ही बार में समझने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम बचेगा इससे हमारा। मैं कह रहा हूं बच्चे यहां इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे, 0,0, और मान लो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। क्या चाहिए बेटा इसका, बोलो, सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बोला कि एक काम करता हूं, मैं यहां छोटा सा मास कंसीडर कर लेता हूं, यहां छोटा सा मास ले लेता हूं डीएम। क्या ले लेता हूं, इसका छोटा सा मास डीएम, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मैंने मान लिया एक्स, मतलब मैंने मान लिया ये एक्स डिस्टेंस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स, ठीक है ना। सो ये डीएम कैसे निकालते हैं, आपको याद है डीएम कैसे निकाल सकते हैं, रोड के केस में कैसे निकाल सकते हैं, बोलो, लैम्डा डीएक्स करके निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना, ऐसे निकाल सकते हो ना। ये डीएम अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो आप कहोगे सर यहाँ छोटी सी लेंथ आप कंसीडर कर लो, यहाँ आप छोटी सी यहाँ लेंथ कंसीडर कर लो, ये डीएक्स लेंथ छोटी सी कंसीडर कर लो, इसका मास डीएम है। तो इस छोटे से मास को हम डीएम को लैम्डा डीएक्स यहां से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएक्स लिख सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स। ऐसे ही आप कहोगे ऐसे सर सारे छोटे छोटे मास ले लो, इसका मास भी डीएम ले लो, ऐसे इसका मास भी डीएम ले लो, और सभी के एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, उन सभी को जोड़ दो। क्योंकि एक्सीएम का फॉर्मूला तो सर यही है ना, एक्सीएम का फॉर्मूला एक तरीके से यही था ना बच्चे, m1x1 प्लस m2x2। कहां तक करना होता था, जितने मासेस होते थे। तो यहाँ m1 की जगह एक्चुअली डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये भी लिख देता हूं, डिवाइड बाय टोटल मास। तो m1 की जगह एक्चुअली मैं क्या ले रहा हूं, dm और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि मैं यहां से लिख रहा हूं dm और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x। ऐसे ही यहां से एक और dm लूंगा, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, उसका कुछ कोऑर्डिनेट लिख देता हूं x डैश। ऐसे एक और डीएम लूंगा और उसका एक्स कोऑर्डिनेट लूंगा, सभी को जोड़ दूंगा और टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही सबको जोड़ दूंगा और टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा, डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, ऐसे करते करते इसको ऐड कर दूंगा।
अब इसको करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, सबको करने का तरीका है क्या, इंटीग्रेशन। यानी कि इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें जो एक्सीएम का फॉर्मूला होगा वहां सिर्फ आप एक छोटा सा डीएम निकालोगे, है ना, क्या निकालोगे, छोटा सा डीएम निकालोगे और उसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स और डिवाइड करोगे डीएम से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है। कैसे आया है, आपने डीएम निकाला, आपने एक छोटा सा मास निकाला और डीएक्स किया और उसके बाद सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के लिए, क्योंकि m1 x1 m2 x2 m3 x3 करते थे ना, जोड़ते थे ना, उन सभी को जोड़ने के लिए यहां ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है। समीशन की जगह मैंने किसका साइन लगा दिया, जैसे यहां समीशन का होता था, यहां किसका साइन लगा दिया है, इंटीग्रेशन का। नीचे भी समीशन का साइन होता था, नीचे भी हमने क्या लगा दिया है, इंटीग्रेशन का साइन। तो यानी कि यहां से एक्सीएम का कुछ फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहां से एक्सीएम का फॉर्मूला ये बन जाएगा। यानी कि हम इस फॉर्मूले को पहले समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला यहीं से आया है। यहां पे हम समेशन करते थे, समेशन कब करते थे, जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होती थी, काउंटेबल। जब हम चीजों को काउंट कर सकते हैं तो सम कर लेते हैं, या 4-5 चीजों को जोड़ना है जोड़ लो। बट अगर आपसे बोले 10 बिलियन नंबर है, उन सभी को जोड़ते रहना, आपको कि नहीं हो पाएगा सर, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि जब बहुत सारी टर्म्स हो जाती है तो ये समेशन किस में चला जाता है, इंटीग्रेशन में। तो mi की जगह यहां dm नजर आ रहा है, xi की जगह आपको यहां x नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहां जैसे आप i = 1 से लेके n लिखते हैं, तो यहां हम लिमिट डालेंगे लोअर से अपर, बस इतना ही फर्क है। इस फॉर्मूले को याद कर लो। जैसे आपने एक्सीएम का फॉर्मूला देखा है, वैसे ही वाईसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन ydm डिवाइडेड बाय dm। और zcm का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ zdm डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ dm। तो यानी कि आपको नए फॉर्मूले याद रखने हैं, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है। अब हमारे सिलेबस में ज्यादा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के है ही नहीं, जो 2-3 वैरायटी है मैं सिर्फ उन्हीं को आपको कराऊंगा और उन्हीं को हमें याद रखना है, वही आपके स्कूल में आएंगे, वही नीट एग्जाम में आएंगे। बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, तो इसलिए ज्यादा इस पर दिमाग भी नहीं लगाना है, ये कैसे आया वैसे आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये इसी से आया है बच्चे, बस समेशन इंटीग्रेशन में चला गया। और गिनती के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें इस पर प्रैक्टिस करने होते हैं, मैं वो कराऊंगा और आपको हो भी जाएंगे। तो आप बस इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन गारंटीड हो जाएगा। बाद में हम डीएम को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने वहां लिखा है, वो करेंगे, बाद में करेंगे, बट अभी इसको याद रखो। सर जैसे आप फॉर्मूला लिख लो मुझे बता देना। यस सर, अगर इसमें एक्स चेंज हो रहा है तो डीएम भी तो चेंज होता है। हाँ, डीएम भी चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने ये भी नहीं कहा कि डीएम कांस्टेंट है। अगर डीएम कांस्टेंट होता तो मैं बाहर ले जाता बच्चे। तो एक्स डिस्टेंस पे जो मास है वो डीएम है, किसी और एक्स डिस्टेंस पे जो मास होगा वो डीएम डैश होगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उन सभी को जोड़ना है, इसलिए मैंने एक्स डीएम लिखा है। तो एक्स डीएम प्लस, मान लो ये x1 dm1 होगा, प्लस x2 dm2 होगा, प्लस x3 dm3 होगा, पर सभी को जोड़ दिया हमने, ठीक है। ओके सर। अगर मैं बोलता डीएम कांस्टेंट है तो मैं डेफिनेटली उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आता, पर मैंने ऐसा नहीं किया ना। हेलो सर। जी बेटा। सर, आगरा पाठशाला में लाइट चली गई थी, तो आप एक बार और समझाते थे। ओके बेटा, बस आप ना ये फॉर्मूला लिख लो, आप याद रखो। अब जब कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम आएगा ना बेटा, आप बस ये 3 फॉर्मूले लिख लो और कुछ नहीं करना। आप बस यहाँ एक्सीएम का फॉर्मूला लिख लो। जैसे पहले ये फॉर्मूला होता था ना बेटा, समेशन के साथ होता था ना बच्चे, तो समेशन का फॉर्मूला होता था डिस्क्रीट मास सिस्टम में, जहां मास दूर दूर बैठे होते थे, पॉइंट मास। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में मासेस बहुत पास हैं, तो यहां आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक्सीएम का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्सटीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब टोटल मास है, ऐसी वाईसीएम और जेडसीएम का। ओके सर। ओके डन। डन सभी बच्चे। यस सर डन। बस 1 मिनट आगरा वाले लिख लें क्योंकि उनका नेटवर्क चला गया था। जल्दी से लिख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि देखो बच्चे, आपको यहां क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। A rod of length L having a linear mass density, ये हमें इसकी linear mass density दी है
फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में डालते ही हो जाएगा। और फॉर्मूला बताओ, चलो मुझे सब फॉर्मूला बताओ। एक्सीएम का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब आप मुझे बता सकते हो, हम x डिस्टेंस पे एक dm ले रहे हैं, है ना, dx लेंथ ले रहे हैं, इसका मास dm है, तो आप मुझे बता सकते हो ना dm कितना होगा बच्चों? dm को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा dx। ये हमने सीखा था ना, वही करो बस यहाँ, है ना। यहाँ हम क्या डालें? x, और dm की जगह क्या लिख दें बच्चों? लैम्डा dx। और नीचे भी ये कर दे, नीचे भी क्या लिख दें बच्चों? लैम्डा dx लिख सकते हैं। अब इस रॉड की लेंथ हमें, ये L मतलब लेंथ हो गई ना इसकी, रॉड की लेंथ कितनी मान ली हमने? कितनी लेंथ है? L है बच्चे, ठीक है ना। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी बोलो? x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। और x की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? L हो सकती है ना बेटा। x की जो देखो ना, x यहां से डिस्टेंस है, यहां से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, ये x है। तो हम सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा मास ले लें, इसका डिस्टेंस 0 होगा, आगे जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी और x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है L। तो लिमिट याद रखना, यहां से क्या जाएगी? 0 से लेके L। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या आपको क्वेश्चन में लैम्डा दिया है? देखो, क्या क्वेश्चन में लैम्डा दिया है हमें? बोलो, दिया है ना। लैम्डा की जगह दिया है लैम्डा नॉट, है ना, और एक ये वाला x हो गया, और एक और वहां भी फॉर्मूले में भी x है, तो x स्क्वायर dx, क्या ये बन जाएगा फॉर्मूला? और नीचे बनेगा आपके फॉर्मूले में लैम्डा नॉट x dx, डिवाइडेड बाय एल भी है। ठीक है ना। 1 सेकेंड, लैम्डा नॉट, हाँ एक एल बी है, यहाँ एल बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? एक्स डी एक्स, यही आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? सब्स्टिट्यूट किया है सिर्फ लैम्डा को। लैम्डा की वैल्यू देखो ऊपर दे रखी है ना, लैम्डा नॉट एक्स बाई एल, वो डाल दी है बस मैंने, लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी है। एक एक्स पहले था तो एक्स स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे ये, तो लैम्डा नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है बेटा, वो कट जाएगा। देखो, लैम्डा नॉट बाई एल, लैम्डा नॉट बाई एल कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि लैम्डा नॉट बाई एल कांस्टेंट, आप इसको बाहर लोगे, नीचे से भी बाहर लोगे तो कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? ये तो बहुत सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, और नीचे क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। तो ऊपर इंटीग्रेशन कितना आएगा आप देख सकते हो, ऊपर आएगा सर एक्स क्यूब बाई 3, और नीचे इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यानी कि ये आ जाएगा 2x बाई 3, और लिमिट डालोगे 0 से l, तो ये कितना आ जाएगा? 2l बाई 3 हो गया बस। आसान है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना था बेटा, और डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स डालना था। ये तो सिखाया था ना मैंने, डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स डालना था। डन। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नोटेड ना? रुक जाइए सर दोबारा। आज बिल्कुल नहीं क्वेश्चंस कर पाए हम, आज आप लोगों ने बहुत टाइम लिया बच्चे इसमें। परसों भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप ना जो डीपीपी में क्वेश्चन देते हो वो मैच नहीं कर पाते। ये एक रीजन है जो मैच नहीं कर पाते बेटा। क्लास से पहले हम डीपीपी देखे आते हैं, हम सोचते हैं यहाँ तक पढ़ा देंगे, बट फिर आप कहते हो सर थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, वहां तक कर नहीं पाते। फिर भी आप हमें ही बोलते हो कि सर आपने डीपीपी के क्वेश्चन मैच नहीं, वो कैसे करेंगे जब हम आपका इतना वेट करते हैं। तो एटलीस्ट ये सोचा करो, अगर वो मैच नहीं कर रहे तो सब्र रखा करो कि हो सकता है कि सर ने वो डीपीपी एडवांस में बनाई हो और क्लास में हमने सर को आगे ना बढ़ने दिया हो, सर कल पढ़ा देंगे तो हम कल कर लेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का, ऐसा क्यों होता है उसका एक रीजन होता है हर बार, ठीक है। डन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, बहुत टाइम लगा दिया इसमें। कौन करेगा यार ये क्वेश्चन? मजा आ जाएगा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो देखो देखो, अ यूनिफॉर्म रॉड, है ना, अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल हैज द मास डेंसिटी ये,
ठीक है, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड लाइज एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम ए, देन ए एंड बी आर रिलेटेड एज। सोचो सोचो कैसे करें, कैसे करें, मेरे साथ करो, चलो एक काम करो, कुछ मत करो, मेरे साथ करो, जल्दी से बोलो एक्सीएम का फॉर्मूला, जल्दी से मेरे साथ। एक्सीएम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो, लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, लैम्डा डीएम, सॉरी लैम्डा डीएम। कोई फॉर्मूला ही नहीं बोल रहा, कोई तो बोले। एक्सीएम का फॉर्मूला एक्स डीएम होता है ना, कितना होता है बोलो, एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है ना, बोल दो, देखो मैं गलत लिखे जा रहा था ना, आप बता ही नहीं रहे मुझे। ठीक है, गलत के बाद भी नहीं बताया किसी ने मुझे, करेक्ट तो कर देते। एक्स, अब डीएम को बताओ क्या वो लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ डीएम को क्या लिखूं मैं यहाँ, बोलो बोलो, लैम्डा डीएक्स। लैम्डा डीएक्स। ठीक है ना, डीएम को सर लिख दो लैम्डा डीएक्स, मैं आपने कहा मैंने लिख दिया। नीचे बताओ, नीचे भी डीएम को क्या लिख सकता हूं, बोलो लैम्डा डीएक्स। लैम्डा डीएक्स। अब आप मुझे नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या आपको लैम्डा दिया है, यस सर। यस सर। ठीक है ना, डाल A देना उसकी plus- जगह। तो आप बोलोगे सर एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स BX बाय by L। एल इंटू डी एक्स। और यहां से भी कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो नीचे भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स बाय एल डी एक्स। लिमिट तो आपको पता है 0 से एल जाएगी, चाहे तो लिखो चाहे तो रहने भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट तो 0 से अपनी एल तक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें एक्सीएम इस क्वेश्चन में दिया है, देखा एक्सीएम आपको क्वेश्चन में दिया है, ये रहा एक्सीएम आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो सेंटर ऑफ मास रोड लाइज एट ए डिस्टेंस। ठीक है ना, अब एक्सीएम की जगह इसकी वैल्यू बाद में डाल देना चाहिए, बाद में डाल देना, या फिर अभी डालना, अभी डाल लो, लिख लो, इसकी जगह क्या डालें, 7/12L। अब बोलो इसको क्या लिखें, आप देख सकते हो ये क्या बन गया, मैं यहीं लिख देता हूं, और आप मुझे सीधा इंटीग्रेशन बता देना, ये क्या बन गया, ये ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल dx बना है, और नीचे क्या है अगर हम ध्यान से देखेंगे, नीचे तो वही है, a प्लस बी एक्स बाई एल डी एक्स। जल्दी से बताओ मुझे ax का इंटीग्रेशन, ax स्क्वायर बाय 2। ax स्क्वायर बाई 2, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं ax स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 बाई 3 होता है ना, तो यहां से आ जाएगा बी एक्स क्यूब बाई 3, और एक एल तो है ही, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों, बोलो डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए का इंटीग्रेशन प्लस bx स्क्वायर बाय 2। ए का इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई 2, वाह, ए का इंटीग्रेशन डीएक्स में हो रहा है, ए एक्स। ठीक है ना, ए स्क्वायर बाई 2 नहीं, यहाँ एक्स नहीं लिखा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दो, ये ए लिखा है बेटा, ए कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन ए एक्स, बी एक्स बाई एल का बी एक्स स्क्वायर बाई 2L बेटा। ठीक है, यहां से क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2L, है ना, और जहां जहां एक्स है वहां आप एल यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी लिमिट 0 से एल है ना, जहां जहां आप एक्स है वहां उसको एल से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3L, और डिवाइडेड बाई ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2L। कितना आया जल्दी से बोलो फटाफट, देखो कितना आया, यहां से एल और एल कट जाएगा, तो यहां से आपको दिखेगा, यहां से a बाई 2L स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई ए एल प्लस बी एल बाई 2। देखो ध्यान से, यही आ रहा है, सॉल्व करके यही आ रहा है यहां तक, और ऊपर से एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा, ऊपर से आ जाएगा 3a प्लस 2b और एल स्क्वायर कॉमन ले लो, और डिवाइडेड बाई 6, है ना, और नीचे से देखो इसको भी सॉल्व करो, ये आएगा 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 और l। ठीक है, देखो ध्यान से, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लंबा है, तो पर आपको करना तो पड़ेगा ही ना। 7/12L मैं यहां लिख दूं सबसे लास्ट में, ये लास्ट स्टेप नीचे कर रहा हूं बेटा, 7/12L किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एक एल से एल कट जाएगा, और 2 से आप इसको काट सकते हो 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 2b, और यहां से l, और ये एल भी कट जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका, नीचे कितना आ जाएगा 6a प्लस 3b। अब यहां से आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है भाई, इतना तो आपको खुद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और a और b के बीच में रिलेशन जो आए मुझे बताना। 6a प्लस 3 भी होगा।
6a + 3b, यस 6a + 3b, है ना। नीचे वो आपने 3b मल्टीप्लाई किया है ना। अब आपको बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मुझे कल बताना है कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लो, अच्छे से देख लो। और आज की क्लास में मैं जितना बढ़ाना चाहता ना बच्चों, सीरियसली उतना मैं पढ़ा नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, मेरा मन अभी भी है कि आपको समझ में आए। मैं एक आधी क्लास बाद में एक्स्ट्रा लेके इसको चाहे जरूर करा लूंगा, चाहे सैटरडे को भी क्लास है, बट आप समझो एक एक स्टेप। ये चैप्टर क्रूशियल है और रोज मेहनत कर लो अभी से। जहां आपने ढीला छोड़ दिया ना, ये चैप्टर उड़ जाएगा दिमाग से। रोज मेहनत करनी है इस चैप्टर पे। ऑप्शन सी आ रहा है। सी आ रहा है, आप चेक करना, वेरीफाई करना। मेरे हिसाब से सी आ रहा है। सी या बी में से एक आंसर था इसका, तो आप सी कह रहे हो तो सी ही होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, दिक्कत है, दिखने में पता चल रहा है 42a + 21b और यहाँ से 36a + 24b। सॉल्व करोगे यहाँ से आंसर आएगा, ये ए और बी को कंपेयर करो, ये आएगा। सर जी बेटा, एग्जाम में तो सर इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला नहीं देगा था ना सर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है तो ये नीट में आ सकता है। लंबा है, आप ये कह सकते हो सर एग्जाम इसकी कैलकुलेशन लंबी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। क्योंकि नीट में एक आधा क्वेश्चन वो डाल सकता है जो आसान है, कैलकुलेशन लंबी हो, ताकि आप उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन स्किप कर दो, वो चाहेगा जानबूझ के। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, कैलकुलेशन मतलब आपका इंटीग्रेशन में अगर हाथ सेट है तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पर कुछ भी कर लो, 1 मिनट का टाइम तो ये क्वेश्चन लेगा ही लेगा आपका, कम से कम 1 मिनट। अगर आपकी कैलकुलेशन जितनी मर्जी फास्ट हो जाए, आप 1 मिनट तो लगा ही दोगे। ठीक है, पर आप कहोगे कि नीट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नीट में 100% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के। इसमें मुश्किल तो देखो कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ ये है कि हाँ सर कैलकुलेशन थी, मुश्किल नहीं था, है ना। तो लेवल वो इजी में ही काउंट करेगा इसको, बस ये कहेगा लेंदी बट इजी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं इस आशा में कि आपने नोट कर लिया है। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं बढ़ रहा हूं ताकि यार 1-2 चीजें और पढ़ तो लेना मैं उनको। थोड़ा सा वेट कर लो। चलो यार, लिखो लिखो लिखो। अब बढ़ जाएं बेटा, अब तो बहुत देर हो गई। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग घर से कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप लिख लो, आप ट्राई करना इसको घर पे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है ये निकालना है हमें। अच्छा, एक कंप्लीट रिंग होगी तो अब आप मुझे बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। कंप्लीट रिंग, पूरी रिंग होती तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता, पता है आप लोगों को? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर, सर। है ना। बट अगर मैं नीचे वाला पोर्शन मिटा दूं तो आपको लगता है अब ये सेंटर पे ही होगा? नो सर। कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कहां, ऊपर चला जाएगा। है ना, ऊपर चला जाएगा। बट ऐसा नहीं है कोई एक बच्चा कुछ कह रहा है r/2, बट जरूरी नहीं r/2 पे, और r/2 पे जाएगा भी नहीं। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा बट r/2 पे नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि आधा ही ऊपर चला जाएगा, नहीं। बट कहां जाएगा हमें यही निकालना है कि सर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, इतना तो हम समझ गए, पर निकालो ये कहां होगा। तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। पहले तो मैं थोड़ा सा रिंग को बड़ा बना रहा हूं, है ना। अब आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके स्कूल में इसका डेरिवेशन आ जाए, बट नीट के लिए इसका फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन से ज्यादा। डेरिवेशन का कोई काम नहीं है नीट में, सिर्फ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बट स्कूल पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट से मैं इसका एक बार डेरिवेशन कराऊंगा। और मैं क्या कर रहा हूं, बहुत क्लेवरली मैं एक काम कर रहा हूं। मैं इसका जो सेंटर था ना, जो रिंग का सेंटर था, है ना, सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहा, मैं रिंग की बात कर रहा हूं। जहां रिंग का सेंटर था यहां पे, यहां अपना ओरिजिन चूज कर लेता हूं।
तो आप बस मुझे इतना बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या कहाँ लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, y एक्सिस है ना? एक्सिस पे। क्योंकि अगर आप इसको सेंटर बोल रहे हो तो आप कहोगे सर यहीं कहीं शिफ्ट हुआ है, तो आपको इतना तो पता है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होगा और हमें सिर्फ YCM निकालना है। इज इट ट्रू? ये बात क्लियर है ना? क्योंकि सर यहीं ऊपर शिफ्ट होगा, राइट लेफ्ट तो जा नहीं सकता, ऊपर ही शिफ्ट होगा। मैंने माना रिंग का मास m है और रिंग का रेडियस मैंने आपको बोल दिया, लेटर से रिंग का रेडियस मैंने ले लिया है r, इसका मास है m और इसका रेडियस है r। ठीक है, कोई मुझे इसकी मास डेंसिटी बता सकता है लैम्डा रिंग की? बोलो बोलो बोलो, कोई मास डेंसिटी बता सकता है? मास बाय लेंथ, लेंथ कितनी होगी इसकी? बोलो बोलो, कितनी कितनी? पाई आर, पाई आर। अरे रिंग आधी रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी लेंथ पाई आर, पूरी रिंग की 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ही तो लेंथ होती है, हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इस रिंग पे ना एक छोटा सा मास चूज करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन के लिए यही तो करते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहाँ मुझे ना सर यहाँ छोटा सा मास चाहिए, तो यहाँ छोटा सा मास चूज करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, आर ही है, रेडियस ही है ना बच्चे? ठीक है ना? मैंने कहा मैंने किसी थीटा एंगल पे ये रेडियस चूज कर लिया आर, और यहां से एक छोटी सी लेंथ चूज कर लेता हूं, ये छोटा सा सेगमेंट चूज कर लेता हूं जिसकी छोटी सी लेंथ है, इस लेंथ को मैंने अभी के लिए बोल दिया डीएल। कितनी लेंथ ले ली बच्चों? बोलो, डीएल। अब ये डीएल क्या होगा, आप यहाँ छोटे से यहाँ थीटा एंगल पे जाके ना आप छोटा सा एंगल चल लो, बहुत छोटा सा, बहुत छोटू सा एंगल चल लो। कितना एंगल चल लूं? छोटू एंगल को डी थीटा लिख दूं, चलेगा? बोलो, छोटे एंगल को डी थीटा लिख दूं, चलेगा? ठीक है, दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, वरना तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा ये एंगल, है ना? थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा, है ना? इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं। वैसे ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा एंगल ले रहा हूं, यहाँ छोटी सी लेंथ लूंगा, ये छोटी सी लेंथ एल, और यहाँ छोटा सा एंगल चलूंगा, ये बहुत छोटा है, कितना एंगल है? छोटा सा डी थीटा। आप मुझे बता सकते हो ये डीएल और डी थीटा कैसे रिलेटेड है? ये मेरी आर्क है ना, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस, दिस इज एंगल। थीटा नहीं, डीएल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा ना, ये लिख सकते हैं ना? हाँ, ये लिख सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा, ये पहले भी कर चुके हो। ये मेरी आर्क है डीएल, और एंगल है मेरा डी थीटा, और रेडियस है मेरा आर, तो आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। और अगर मैं अब आपसे पूछूं, सिंपल सी बात पूछूं, मुझे इसका मास चाहिए डीएम, तो क्या जवाब है आपका? डीएम निकालने का तरीका क्या होता है? जल्दी से बोलो, डीएम निकालने का तरीका होता है लैम्डा इंटू डीएल। मुझे इसका मास निकालना है ना, तो यही करूंगा। और लैम्डा कितने अपने पास? जल्दी से बोलो, m बाई पाई आर, m बाई पाई आर। और डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं? बोलो, आर डी थीटा। आर ने आर को कैंसिल किया, क्या आ गया आपका? m बाई पाई डी थीटा। बताओ इसमें कोई दिक्कत? m बाई पाई डी थीटा, m बाई पाई डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया नहीं अच्छी तरीके से? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ओके, अब मुझे बताओ क्या करना है। आप ये छोटे से मास है, क्या इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बता सकते हो? इस ट्राइंगल पे ये ऐसे है, जैसे समझना ध्यान से, ये एक ऐसा ट्राइंगल है बेटा, कितने एंगल पे था? ये कितने एंगल पे था? थीटा एंगल पे था। आपने यहाँ छोटा सा मास लिया बेटा, ये बहुत छोटा सा मास है डीएम, है ना? ये क्या है? आर। तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ये क्या होगा? और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। मतलब इस डीएल का यहाँ छोटे से मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका? आर साइन थीटा। लिख सकते हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज आर कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट इज आर साइन थीटा। यानी कि अब मुझे इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। क्या कोऑर्डिनेट है यहाँ लिख दूं मैं? आप कहोगे सर आर कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है ना? आपको क्या चाहिए, वाईसीएम या एक्सीएम? वाईसीएम, क्योंकि एक्सीएम तो हमें चाहिए ही नहीं ना। तो वाईसीएम का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? वाईसीएम का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय डीएम। डीएम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत इंटीग्रेशन डीएम? क्योंकि हमें पता है इसका नीचे मास एम ही तो है ना, रिंग का मास ही तो हो गया ना। इंटीग्रेशन डीएम तो मास आ गया, रिंग का हमने माना हुआ है मास कितना है हमारा? एम है, जो भी हमने इसका मास माना हुआ है स्मॉल एम। ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। अब y की जगह क्या डाल सकते हो आप? y की जगह क्या डाल सकते हो? बोलो, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? बोलो, r साइन थीटा। ठीक है ना? और dm की जगह क्या डाल सकते हो? बोलो, m बाय पाई डी थीटा।
और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, टोटल मास। जो टोटल मास है मैंने कैपिटल एम लेना है या स्मॉल एम, जो भी लेना, एक ही लेना। अगर यहाँ कैपिटल एम लिख रहे हो तो यहाँ भी स्मॉल एम ही लिखो, हर जगह स्मॉल एम ही लिखो, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये स्मॉल एम ही लिख देता हूँ, और नीचे भी हमारे पास यहाँ कुछ एम आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे कोई थीटा बता सकता है, थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, सोचो। अगर मैं यहाँ एलिमेंट ले लेता तो थीटा कितना होता, 0 and pi। ऐसे सोचो, सब ऐसे सोचो बेटा। अगर मैं ये एलिमेंट यहाँ की जगह यहाँ ले लेता तो थीटा कितना होता है, 0। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ थीटा बढ़ रहा है, यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और पीछे जाऊं तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो 0 से लेके 180 डिग्री, यानी 0 से लेके पाई तक जा रहा है, तो यहाँ लिमिट चली जाएगी 0 से लेके पाई, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं इसको, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाओ। कांस्टेंट क्या है, एम आर बाय पाई। क्या कांस्टेंट है, एम आर बाय पाई। और नीचे क्या बैठा है, नीचे भी एक एम बैठा है, और इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। और लिमिट क्या आ रही है बच्चों, 0 से लेके, आप ही ने बताया था ना, पाई तक। क्या m को m से कैंसिल कर दूं मैं, है ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहां कर रहा हूं, और बचा क्या है आपका बाहर, r साइन थीटा का इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद करो, माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 से लेके पाई। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है ना। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। आप माइनस साइन को पहले ही बाहर ले जाओ, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब बताओ कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो -1, यानी कि आप डालोगे 1 और फिर माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से आंसर आएगा 2r बाई पाई, ठीक है ना। अगर इस इंटीग्रेशन में दिक्कत है मैं यहां दिखा देता हूं, देखो यहां आपका r बाई पाई आया था, एक नेगेटिव साइन, और अब आपका यहां से आया कॉस पाई माइनस कॉस 0। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से करना, ये यहां पे मेरा -r बाई पाई है, कॉस पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां से ये 2r बाई पाई आएगा। यही सेंटर ऑफ मास होता है। कितना ऊपर चला जाता है सेंटर ऑफ मास, 2r बाई पाई। नीट के लिए ये याद होना चाहिए, नीट में ये याद होना चाहिए आपको। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए डिराइव, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए डेरिवेशन करेंगे, बट अगर आपको उसे नीट के लिए क्या हमें से डेरिवेशन करनी है, नहीं, कोई डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नीट में आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, सेंटर से 2r बाई पाई ऊपर चला जाता है, ठीक है। ओके, डन ना। इसको नोट कर लो अच्छे से, और दोबारा जरूर देखना जिसको लग रहा है कि मुझे डेरिवेशन अच्छे से करनी है। मैंने फिर भी बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप बताया है, फिर भी आपको लगे कि सर कहीं कमी रह गई, आप अच्छे से देखना, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है ना। ओके, सो आज जो आप लोगों को डीपीपी मिलेगी, हो सकता है उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपसे ना हो, क्योंकि मैं ज्यादा प्लान करके आया था पढ़ा के, कितना पढ़ा दूंगा, बट उतना हम नहीं कर पाए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस मत लेना किसी चीज का, ठीक है ना, घबराओ मत, आपके साथ ही खड़ा हूं मैं शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। चले, इसको आप लोग कर लो, आज यहीं तक रखते हैं। जी बेटा, सर इसमें हमने जो हमने पाई क्यों लिया है, मतलब थीटा तो सिर्फ उतने पर्टिकुलर एरिया का निकालेंगे ना। ये लिमिट कह रहे हो बच्चे, हाँ सर, उसमें हमने जो पाई लिया है आप वो समझना ध्यान, 180 हाँ मेरी बात समझना बच्चे, जब भी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो जितने भी मासेस हैं सभी को यूज करते हैं ना वहां बेटा, है ना। हाँ। तो बेटा हम पहले कभी यहाँ भी तो लेंगे ना छोटा सा डीएम, फिर यहाँ लेंगे छोटा सा डीएम, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, पूरी रिंग पे ही लेंगे ना हम डीएम, सारी रिंग का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए हमें। मान लो डिस्क्रीट मास सिस्टम होता, कुछ मास यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ मास पड़ा है, तो सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना आप वहां, है ना। वही चीज मैं कह रहा हूँ बेटा, अभी मैंने डीएल यहाँ चूज किया, आपने कहा ये सर थीटा एंगल पे है, अब मैं कहूँ ये डीएल यहाँ भी तो हो सकता था, है ना। तो आप खुद सोचो, अगर डीएल यहाँ होता तो ये एंगल कितना होता, थीटा सबसे छोटा कितना हो सकता है, 0 डिग्री। अब अगर डीएल को यहाँ चूज करते तो आप हो गए सर थीटा बढ़ गया, यहाँ चूज कर रहे हो तो थीटा इतना हो गया, यहाँ चूज कर रहे हो तो हमें तो ये सारे ही थीटा लेने हैं ना, थीटा एक थोड़ा ना, अलग अलग एंगल पे जाना है, पर इसकी वैल्यू कहां से जाएगी, 0 से शुरू होते हुए। सर एक बार डीएल यहाँ ले लो, एक बार डीएल यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ तक ले लोगे तो डीएल कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो सर मुझे ये 0 से लेके 180 डिग्री तक सारे एंगल पे हर जगह मुझे डीएल लेना है, यही तो मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।
ओके, ठीक है, थैंक यू सर। बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों। क्लास खत्म हो गया ना?